लाइफ के बारे में सोचता है, किस तरह से वह और के साथ डील कर सकता है। लेकिन सच में उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही बुरी जा रही होती है। वह डेली के रूटीन को समझता है कि शायद उसका लाइफ एक मशीन की तरह जा रही है, जो कि डेली का उसका सेम टू सेम रूटीन है। वही ट्रेन से पकड़ के जाना, क्लाइंट्स को बाइंड सर्व करना, उनके साथ में हंसकर बात करना, जो कि उसका फायदा उठाते हैं। ये लाइफ पता नहीं उसकी कब खत्म होगी। कितनी बोरिंग है। वह भी लाइफ जीना चाहता है नॉर्मल लोगों की तरह, लेकिन उसकी लाइफ घंटा फर्क नहीं पड़ रही है अगर किसी को कैसी जा रही है। अचानक से सर पकड़ के बैठ जाता है, तो अचानक से जब आगे खोलता है तो 30 सेकंड के अंदर ही वह एक ऐसी जगह होता है जहाँ का एनवायरनमेंट काफी ब्यूटीफुल होता है, पूरा चेंज हो चुका होता है। वह भी एनवायरनमेंट देखकर काफी शॉक्ड होता है, जहाँ पर पेड़ों पर काफी फल लगे होते हैं। काफी मस्त एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पर 2 फीट जाकर हर चीज की डिटेल भी उसे दे रही होती है। वह कहता है कि ये चल क्या रहा है, तो उसे आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर सोचता है कि अब कोई सपना तो नहीं देख रहा है, इसीलिए थोड़ी और इंस्पेक्शन कर लेनी चाहिए। आसपास में जाकर देखने लगता है और अपने बारे में सोचने लगता है केवल 30 सेकंड ही होंगे कि मैंने आंखें बंद की और मैं यहाँ पर आ गया। फिर ये उसे बताती हैं कि वह एक मेडिसिन मास्टर है, जो कि किसी तरह की मेडिसिन को बना सकता है, और जिसके सामने एक बैग रखा होता है जिसमें भी कुछ मेडिसिन होती हैं, इनको क्रिएट भी कर सकता है। वह सोचने लगता है कि अब एक सपना देख रहा है। वह अभी अपने वर्ल्ड में था, लेकिन अभी एक इस तरह से घने भरे जंगल में आ चुका है। अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो उसकी तरफ जाकर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है एक वॉल्फ होता है जो कि काफी इंजर्ड वहाँ सो रहा होता है, जिसके पास में एक बैग भी रखा होता है जिसमें कुछ मेडिसिन होती हैं। वह सोचता है ये मेडिसिन है, शायद उसको हील कर सकती हैं, इसीलिए एक पोशन निकालता है और कहता है कि ये मेडिसिन इसी वॉल्फ की है। लेकिन एक वॉल्फ कभी मेडिसिन लेकर क्यों चलेगा। वो उसको थोड़ी स्मेल करके देखता है और कहता है ओ ये सच में मेडिसिन ही है। इसीलिए बस बॉल की तरफ ले आने लगता है और सोचता है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि मैं किसी भी आरपीजी गेम में खेलता हूँ, सेम वैसा ही है। लेकिन उसकी स्मेल की वजह से वह वॉल्फ होता है वो उसको बिल्कुल भी अपना सर नहीं हिलाता है। तो वह सोचता है कि उन मेडिसिन का उसे कैसे खिलानी चाहिए। इसीलिए सोचता है कि हाँ बेबी तो एक मेडिसिन मास्टर है, और उसकी स्मेल लेकर देखता है तो वह काफ़ी बुरी स्मेल होती है, इसीलिए बॉल भी उसे नहीं ले रहा होता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। वह कहता है ठीक है, तो अपनी जो स्किल है मेडिकल मास्टर की वह उसको यूज करके एक न्यू पोशन बनाएगा, और इससे ऐसी काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता है जिससे कि एक न्यू पोशन क्रिएट कर सके, जिसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। और जो बॉल को देता है तो बॉल भी उस ड्रिंक के लिए पी लेता है, जिसके जैसे वह तुरंत ही हील भी हो जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल मेडिसिन होती है। लेकिन वो बॉल अचानक से ड्रिंक करने के बाद जंप करता है और काफ़ी स्पीड से रोल करते हुए उसके ऊपर ही आ जाता है। वह सोचने लगता है शायद ये अब मुझे मारने वाला है, लेकिन वह अचानक से एक छोटी सी पक्षी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके 2 बॉल्स जैसे कान भी होते हैं, और जिसके बारे में वह अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। वह बताती है उसका नाम नोरा है, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। वह काफ़ी हैप्पी होती है उससे मिलने के बाद, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन वह बताती तुम्हारा जो पोषण था उसका टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसने मेरी सारी इंजरीज को भी हील भी कर दिया। मैं कहता वो ऐसा है क्या, वह मैंने खुद ही बनाया था। वह काफ़ी हैप्पी होती है उसके पोषण को ड्रिंक करके। मैं कहता अभी तो वह यहाँ से जाने वाला है सिटी की तरफ, तो पूछती है क्या वह भी उसके साथ में जर्नी में शामिल हो सकती है। मैं कहता यदि तुम चाहो तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहती है कि वह अपने मास्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगी पूरी जर्नी में। फिर लोग वहाँ से साथ में निकल जाते हैं एक सिटी की तरफ, जो सिटी उन्हें पास में मिल सके, और सोचता शायद उसकी न्यू लाइफ है वह अच्छी जा सके उसकी ओल्ड लाइफ से, तो यहाँ पर किसी तरह की उसे दिक्कत ना मिले, ना पुरानी लाइफ की तरह। फिर पास में जो एक विलेज होता है वह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि एक रूम देखते हैं या फिर एक घर वगैरह जो कि रेंट पर मिल सके। उन्हें घर तो मिल जाता है रेंट पर, जो कि करीब 100 ईयर्स ओल्ड होता है, यहाँ पर कोई भी सालों से नहीं रह रहा होता है, लेकिन घर फिर भी ठीक होता है, जितने उनको चीप प्राइस पर मिल सकता था वह यही होता है। यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स भी रखी होती हैं जिनको भी चेक करने लगता है, क्योंकि थोड़ी बहुत मेडिसिन से भी रिलेटेड होती हैं। अचानक से वहाँ पर एक घोस्ट आ जाती है, जिसको देखकर वह एकदम डर जाता है। वह गर्ल जो घोस्ट होती है स्पिरिट कहती नहीं डरने की बात नहीं है, वह यहाँ की एक गार्डियन स्पिरिट है, उसे चिंता करने की बात नहीं है, वह कोई भी हॉन्टेड स्पिरिट नहीं है, ना उसे कोई नुकसान पहुँचाने वाली है। एक्चुअली वह घोस्ट है, लेकिन वो खुद को स्पिरिट बुलाती है, लेकिन वह कहती है वह गार्डियन भी है, यानी वह चाहती है यहाँ पर सब लोग खुशी से रहें। लेकिन वह इस चीज़ से डर रहा होता है कि आखिर क्या है। वह कहती ठीक है तुम हैप्पीली यहाँ रह सकती हो। वह अपने बारे में बताती है कि हमेशा से वहीं पर रहती है और ज़्यादातर सिक रहती है, और आखिरकार फिर से बीमारी हो जाती है। इस तरह से वो उसको कुछ सूप देता है, लेकिन और मेडिसिन भी देता है। फिर सोचने लगता है कोई भी स्पिरिट या घोस्ट किस तरह से बीमार कैसे पड़ सकती है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन फिर वे कहती है उसकी लाइफ पूरी तरह से केवल ऐसी ही निकल गई, इसलिए वह काफ़ी शर्मिंदा है कि वह बीमार पड़ गई और उसकी इतनी ज़्यादा प्रीसियस मेडिसिन उसके ऊपर से खर्च करनी पड़ रही है, बिकॉज वह छोटे पैसे ही अपनी पूरी फैमिली पर अपनी मदर पर बर्डन बन के रही है। वह हमेशा से ही बीमार होती रही है और यहीं पर पड़ी रहती है, बस एक ही एनवायरनमेंट उसको सामने की तरफ देखने को मिलता है, जो कि ही सीलिंग्स है। इसको हमेशा ही देखती रहती है, और ये लाइफ सच में उसकी काफ़ी बोरिंग और काफ़ी एक बर्डन भरी है। अपनी पूरी फैमिली पर बर्डन थी, खासतौर से कहें तो अपनी मदर के ऊपर बहुत बड़ी बर्डन थी, बिकॉज ये ज़्यादातर बीमारी रहा करती थी। लेकिन ये कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी जल्दी ही रिकवर हो जाओगी। वह काफ़ी हैप्पी होती है उसकी बात सुनकर, लेकिन फिर भी उसे इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज उसकी मदर को मरे भी कई 100 ईयर हो चुके होंगे, और जिसके बाद वह अपनी मदर की ग्रेप्स पर भी नहीं जा सकती। कितना बड़ा बर्डन है ना, वह अपने पेरेंट्स के ऊपर ससुरी बर्डन रही है, अपनी मदर के ऊपर खासतौर से।
इधर वे चला जाता है पूरे रूम को देखने के लिए और आसपास में और भी रूम, जहाँ उसे एक और रूम मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है। वो नहीं कह सकता है कि 100 ईयर्स ही ऐसे ही पड़ा है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि काफ़ी ओल्ड चीज़ें होती हैं। इन्हें चेक करता है कि सारी ऐसी कोई चीज़ मिल जाए उसकी मदर की जो कि उस गर्ल को दे सके। यहाँ पर एक डोर में उसे एक बुक मिलती है काफ़ी चीज़ों के साथ में, लेकिन उस बुक में से काफ़ी सारे लेटर्स या लिखाई मिट चुकी होती है। इसलिए उसे ले लेता है और एक पोशन बनाना स्टार्ट करता है। ये पोशन होता है रिवाइवल पोशन, किसी भी मरे व्यक्ति को 3 मिनट के लिए रिवाइव कर सकता है। सारी इंस्ट्रक्शन वह उस गर्ल को बता देता है और वह सेम उसी बुक के ऊपर उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही उस पोशन की कुछ ड्रॉप्स को डाल देती है, जिससे उसकी मदर है रिवाइव होकर दोबारा लाइफ में आ सकेंगी। और ये तुरंत एक होलोग्राम भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसकी मॉम काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि उसके मरने के बाद भी जब अपनी डॉटर को देख रही है तो अभी भी बीमार और बेड पड़ी पड़ी है। फोन में मीना से कहती है कि आखिर वापी भी इतनी ज़्यादा बीमार क्यों है, यानी उसकी स्थिति है इस तरह से ठीक क्यों नहीं हो रही है, अभी ठीक क्यों है। लेकिन वह काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है इस चीज़ से और इस बात से वह काफ़ी परेशान भी हुई होती हैं। लेकिन वह कहती है मदर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तो वह कहती है आखिर अभी मेरे पास में स्पेशल मनी भी नहीं है जिससे मैं पे करके तुम्हारे लिए कोई भी पोषण खरीद सकूँ। मैं कहती हाँ मैं जानती हूँ मदर, मैं आप पर एक बहुत बड़ी बटन रन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे ट्रीट करें, या फिर कहें तो वह अब काफ़ी ज़्यादा बर्डन उसको बन चुकी है, इसलिए वो उससे आज़ाद होना चाहती हैं। और वैसे पे तो पहले मर चुकी है ना, या फिर वह पहले मरना चाहती है जिससे कि वह उसके ऊपर कोई बर्डन बन के ना रह सके। लेकिन उसकी मदर वह कहती हैं सच में उसके जो डैड थे मर गए, लेकिन वह अकेली उसके ऊपर रह गई थी जो कि बर्डन के तौर पर ये सीख। लेकिन वह कभी भी नहीं चाहती है कि उसकी डॉटर अब इस तरह से मर जाए पहले उससे। वह चाहती है उसकी डॉटर आगे लाइफ जिए, उससे ज़्यादा लाइफ जिए, पूरी लाइफ जिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह लाइफ जिए। और वह रोने लगती है ये बात कहकर। वह कहती है उसकी डॉटर एक मैरिज करे और अपनी हैप्पी लाइफ को जिए। लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि तुम्हारी सिक है बस सिकनेस कभी भी ठीक नहीं होती है। लेकिन वह कहती है मॉम शायद आप झूठ बोल रही हैं ना। लेकिन वह कहती है नहीं डॉटर मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम अपनी हैप्पी लाइफ जियो, तुम हमेशा अपने स्वस्थ रहो। लेकिन तुम्हारी जो बीमारी है इस तरह से सही नहीं हो रही है। और कहना जारी रखती है कि तुम्हें मैं सच में चाहती थी कि तुम बड़ी होकर मैरिज करो, लेकिन तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम पहले ही मर चुकी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लेकिन तुम्हारे लिए मैं वेडिंग के लिए गिफ्ट देना चाहती थी जो कि उसके लिए पहले उसने दे दिया होता है, एक एनवलप टाइप होता है। मैं कहती हूँ तुम चाहो तो इसको सेल भी कर सकती हो कहीं पर भी, तो अपने लिए जो भी तुम करना चाहो, लेकिन ये तुम्हारे एक मैरिज गिफ्ट तौर पर मान सकते हैं। लेकिन अभी जो टाइम होता है 3 मिनट का वही बीतने वाला होता है। लेकिन वह कहती मदर आप ये क्या कह रही हैं, क्या आप सच में ये सही कह रही हैं। वह कहती ऑफ कोर्स वह ठीक कह रही है, वह चाहती थी बस उसकी डॉटर ठीक रहे। इस तरह से टाइम खत्म होने लगा होता है और 3 मिनट खत्म होने वाले होते हैं। वह कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम बस उदास मत रहना, मैं बस तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ। और ये कहकर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन फिर मीना होती है काफ़ी इमोशनल हो चुकी होती है और इसीलिए वह रियाज को सर रखकर रोने लगी होती है, लेकिन वो उसके लिए थैंक्सफुल भी होती है। इधर वे लोग अपने काम पर लग जाते हैं और जो रियाज होता है वह अपने कुछ पोशंस को बनाने लगता है जिससे कि उन्हें सेल कर सके। कुछ पोशन तैयार करने के बाद मीना उससे कहती है उसे बेचने के लिए, लेकिन उनको लेकर नोला के साथ में बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मीना घर का यानी शॉप का ख्याल रख रही होती है। रास्ते में उन्हें काफ़ी सारी मेडिसिन मिलती है जिसको नोला चेक करने लगती है। वह अपनी क्यूरियोसिटी से सब चेक कर रही होती है, लेकिन सारी डिटेल्स होती है रियाज के लिए पता चल रही होती है, इसलिए सब कुछ बताती जा रही होती है। लेकिन वह सारी मेडिसिन जो भी उसे चाहिए होती है वो उनको लेने लगता है। वह सोचता है सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये एक बॉल फ्री तो है, बस वह उसे हैप्पी रखना चाहती है। एक शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि अपनी पोशंस को चेक कराता है। प्रबंधन पोशन को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि कुछ भी अर्थ कहो। वह कहती है सच में काफ़ी हाई लेवल पोशन है, तो पता है ये किसी प्रकार की थकान, किसी प्रकार की बीमारी, इंजरीज और किसी प्रकार के जो बीमारी वैसी जो होती है आमतौर पर सबसे ज़्यादा फास्ट तौर पर ये हील कर सकता है। ये पोषण लाजवाब है, मैंने अब तक ऐसा पोषण कभी अपनी शॉप पर नहीं बेचा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन पोषण को मेरी शॉप पर बेचो प्लीज़, इसको मना मत करना। ये पोषण मेरी शॉप को चला देंगे दोबारा से, मुझे एग्री करो और मुझे इसे काफ़ी सारे स्टॉक्स चाहिए। लेकिन वह कह रहा होता है क्या, लेकिन ठीक है मैं बेच दूंगा। लेकिन वह भी यही सोच रहा होता है कि उसे मना कर रहा हो, कहता है मेरी फैमिली है यहाँ पर कि मेरी 5वां चाइल्ड भी होने वाला है जिसका मुझे ख्याल रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरी शॉप की अब ये स्थिति आ चुकी है कि मुझे इसे बंद करना पड़ेगा अपने चाइल्ड का ख्याल रखने के लिए। लेकिन ये तुम पोषण दे दोगे तो शायद उसकी शॉप दोबारा ठीक से चलने लगे और वह अपने चाइल्ड का ख्याल रख सके और शायद नेक्स्ट की प्लानिंग कर सके। वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी सारे पोषण से बेचने के लिए दे दूंगा। लेकिन वह अभी भी एक ही बात पर आ गया होता है कि प्लीज़ मुझे ये बेचने दो। वह कहता है ठीक है ये लो पकड़ो, सारे स्टॉक तुम्हारा रहा। वह कहता हाँ बिल्कुल मेरे चाइल्ड है जो ठीक से होगा और सबसे ठीक से मैं ख्याल रख पाऊंगा इन पोषण को बेचकर। इन पोषण से मुझे काफ़ी सारे मुनाफा होगा और इन पोषण की वजह से मेरे पास में कस्टमर भी बढ़ सकते हैं, मुझे इस शॉप को अपना बंद नहीं करना पड़ेगा। रियाज कहता है ठीक है आप बहुत हो गया तुम्हारा, उसको दे देता है। तो कहता है ठीक है तो मुझे इसके 25 अभी के भी कंटेनर्स चाहिए या फिर 25 पोषण चाहिए। उसके लिए यह तो मान जाता है। वह बंदा काफ़ी खुश होता है और कहता है चलो ठीक है मेरी फैमिली अभी हैप्पीली रह पाएगी और नेक्स्ट के साथ मैं प्लानिंग भी कर पाऊंगा। इधर उसको सारे पोषण जो भी चाहिए होते हैं दे देता है। लेकिन नोला कहती तुमने सच में काफ़ी अधिक कम दाम पर उसको ये सारा
मटेरियल बेच दिया, तुम्हें इसके कम से कम ट्रिपल प्राइस मांगने चाहिए। कहता है कि मैं नहीं चाहता है, या फिर कहीं तो मैं उस बंदी की थोड़ी हेल्प भी करना चाहता और ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना चाहता है, इसलिए उसने इतने प्राइस पर उसे बेच दिया। यदि वे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेता उससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही मैं चाहता हूँ विलेज में सारे लोग मेरे पोषण को टेस्ट लें, जिसके बाद वे लोग यदि अच्छा लगेगा, ये अच्छा तो लगना ही है, और इसके भी आदी हो जाएंगे। सेम होता भी है, कुछ टाइम के अंदर ये पोषण की खबर पूरे विलेज में फैल जाती है। यहाँ पर सारे लोग इस पोषण को टेस्ट करना चाहते हैं। इसका टेस्ट और पोषण के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर होती है। सभी लोगों के लिए बस यही पोषण चाहिए होता है। यहाँ तक कि इसकी दुकान से सब पोषण बिक जाता है और सारे लोग पहले से एडवांस में व्यापार आकर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन अब सारे लोग ट्रांसफर होने लगते हैं रिएज की शॉप की तरफ, बिकॉज वहाँ पर इसे उन्हें पता होता है कि पोषण वही मिलने वाला है। सारे के एडवांस में स्टॉक अपनी मांगने लगते हैं कि इतनी उन्हें पोषण चाहिए, जो कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी चाहिए होते हैं। इस तरह से उनकी शॉप काफ़ी अच्छी चल रही होती है। जहाँ जो स्प्लिट होती है, माना बेबी उसकी काफ़ी हेल्प कर रही होती है। वो उससे कहती चलो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए थोड़ा खाना प्रिपेयर कर दूँ, लेकिन जो घोस्ट होते हैं वे खाना नहीं खा सकते हैं, और लेकिन उनका टेस्ट भी बेकार ही होता है खाना में। मैं कहता नहीं तुम रहने दो ये सब, मैं दूसरी शॉप पे चले जाऊँगा। वे पास की शॉप में ही चले जाते हैं, जहाँ पर कि शायद एक रेस्टोरेंट होता है। यहाँ पर वो गर्ल काफ़ी हैप्पी होती है उसे देखकर, और वो उससे कहती है तुम्हें कुछ ऑर्डर देना है तो दे सकती हो। यहाँ पर वह काफ़ी बात करता है और उससे पूछता है कि वह क्या क्या यूज़ करती है, तो एक इंग्रेडिएंट बताती है। वह कहता है ये तो थोड़ा पॉइजनस हो सकता है, तुम्हारे चीज़ों को बिगाड़ सकता है, इसीलिए तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। जो कि उसे एक न्यू पोषण देता है और कहता है इसे तुम एक बार ट्राई करो, इससे थोड़ा डेफिनेटली डिफरेंस मालूम पड़ेगा। वह भी कहती है ठीक है। पर दो लोग आते हैं जो कि काफ़ी बॉडी बिल्डर होता है। एक बंदा तो उसे डराने तो ये कहते हैं भाई जो सुपर पोशंस जो तुमने समय बेच रखे हैं, ड्रग्स में तुमने बनाए हैं क्या, तुम उसके ओनर हो। लेकिन नोला उसके सामने आकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह उसको फाइट के लिए तैयार होती है, बिकॉज उसे खतरा लग रहा होता है अपने मास्टर के लिए। भाई एक और गर्ल आती है और उससे कहती है ए तुम लोग रुक जाओ, चुप रहो, बिल्कुल पीछे हटो। उस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। उस गर्ल को देखकर भी लोग वहीं पर घुटनों पर आ जाते हैं, उसकी हर बात को वे करने के लिए तैयार होते हैं। नोला सोचती है और कहती है देखो मैं जीत गई, उनको मैंने डरा दिया। लेकिन मैं भी शॉक्ड होता है। वह गर्ल बताती है हम लोग यहाँ के एडवेंचर्स में ऐसे हैं, फिर यहाँ के सारे जो गार्डियंस कह सकते हैं हम गार्डियंस हैं, रेड कैट, और मैं उन सभी की लीडर हूँ, इन दोनों की लीडर हूँ। जहाँ पर कि वह गर्ल भी उसको बताती है लोग सच में विलेज के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं। वह गर्ल बताती है मुझे माफ़ करना, इन दोनों ने जो तुम्हारी रूडली व्यवहार किया था। मैं कहता ठीक है गुड बाय, और एक अगर बातें जल्द से निकल जाता है। वे लोग कहते हैं अगर तुमने उसको जाने क्यों दिया, प्लीज़ हमें उसे रोकना चाहिए, हमें पता नहीं कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब जा रहा होता है तो उसके पीछे लगता है कोई आ रहा है और वे दोनों लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह कहता है कि लोग मुझे ऐसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, और कार उसे रोक लेते हैं, वहीं पर तो रुक जाता है। लेकिन फिर से वह डरने लगा होता है कि ये लोग फिर से मुझे धमकाने वाले हैं या पीटने वाले हैं, मुझसे सारे पोषण छीनने वाले हैं। लेकिन वे लोग वहीं घुटनों पर आकर कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ हमको 5 पोषण, तुम्हारे सुपर मेडिसिन के 5 पोषण हमें चाहिए, प्लीज़ हाफ प्राइस पर हमको दे दो। मेला वहाँ पर आ जाती है स्पीड से और कहती है गधों कहीं की, मैंने तुमसे पहले कहा था तुम ऐसा कैसे कर सकते किसी के साथ में। उसका जो सुपर फिक्स पोषण आकर तुम इस तरह से पहले टेस्ट करने के लिए फिर कैसे मांग सकते हो। मैं नहीं चाहती है कि वे लोग इस तरह से उनके पोषण को लें। लेकिन वह कहता है प्लीज़ हमें तो आपको पता है ना हमें कितने ज़्यादा इन पोषण की ज़रूरत है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अब वह बताता है कि हमने पहले भी चला कर कुछ पोषण को ट्राई किया था, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें कभी पसंद आए थे। यानी आने वाला उसको काफ़ी ज़्यादा लत लगी हुई है कह सकते हैं एक टाइप से। उसे काफ़ी ज़्यादा पोषण पीना पसंद होता है, क्योंकि वह सुबह शाम टाइम पीती ही रहती है। इसीलिए उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वह भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी होती है उसी की वजह से। लेकिन रियाज भी होता है, वह कहता है अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इससे काफ़ी है कि एम्बेरस सिचुएशन लग रही होती है, बिकॉज एनिमल होती है वह उसकी ही अंडरलिंग्स उसको ही एम्बेरस करा रही होती है बार बार। मैं कहती है लेकिन हमें उस सोचने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ यदि चाहिए तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इधर जो उसके पास है नोला खड़ी होती है, वह कहती है इन प्रोसेस में जितना हक मास्टर का है, रिया जी का है, उतने हक मेरा भी है, तो मैं भी इसमें डिसीजन ले सकती हूँ। वह कहता हाँ ठीक है। लेकिन वह बंदा उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मान लो हमें पोषण की बहुत ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत है। रिया जी कहता ठीक है मैं तुम्हें पोषण देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत है ट्रिपल प्राइस पर। वह बंदा उस पर भी खुश हो जाता है, 50% कह रहा था वो ट्रिपल प्राइस लेने की तैयार। कहता प्लीज़ थैंक यू सो मच, आप गॉड लाइक हो, आपकी पोषण काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन उनकी जो लीडर होती है वह कहती नहीं ठीक है अब डील हो गई है तो कोई बात नहीं, बिस्तर से बिहेव करती है, इस डील से कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट ओके। लेकिन वे लोग उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं उसे सच में बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इस तरह से रिएक्ट कर रही है, माफ़ करना। इस वजह से फिर से एम्बेरस हो जाती है। तेजी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यदि मेरी हेल्प करोगे किस चीज़ में तो मैं तुम्हारी प्राइस घटा सकता हूँ जो 3 बार तुम्हें लगाया है। कहते ठीक है। वो उसे डिटर्जेंट देता है और कहते हैं डिटर्जेंट को तुम ट्राई करो और मुझे इसके बारे में कुछ चेक करना है। कहते ठीक है। फिर वो पहुंच जाते उसी शॉप पर दोबारा जिस गन को उसने डिटर्जेंट दिया था उसकी चीज़ों को वॉश करने के लिए, जहाँ पर कि वे दोनों बॉय कह रहे होते हैं कि हेल्प हम कर देंगे, लेकिन वह खुद कहती है कि नहीं उसकी हेल्प खुद करने वाली है, तुम चुप रहो। तो वे लोग काफ़ी शॉक्ड जाते हैं। यहाँ पर कि वह गर्ल होती है वह भी तैयार होती है साथ काम करने के लिए। जब बॉस करते हैं तो सभी मतलब
सभी लोग ये देख रहे होते हैं और जो दोनों लोग होते हैं वे तो काफी अधिक शॉक्ड हो रहे होते हैं। आखिर उसकी लीडर जो हमेशा उनको काम देती रहती है उससे से बॉस कर रही है। बगल काफी खुश होती है कि सच में डिटर्जेंट कितना अच्छा है, उसके वजह से सारी डिशेज है आसानी से वह भी क्लीन कर सकती है। और वह कहती है सच में ये काम वह खुद कर सकती है आसानी से ही। इसे देखकर वे दोनों काफी खुश होते हुए रिया से कहते हैं तुम सच में गॉड हो, तुमने किस तरह से उसकी जो स्किल्स है और अगर वह कहाँ जगह पर ज्यादा फिक्स रहती है उसे पहुँचा दिया। उसको सच में ये काम ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं कहती हाँ बिल्कुल मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे काम काफ़ी पसंद आया, डिशेज वगैरह है काफ़ी आसानी से क्लीन हो रही है, मेरे हाथों में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, ना मुझे ज़्यादा कुछ हर काम करना पड़ा है। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन मैं कहती ठीक है तो अभी मैं ये काम करूंगी। लेकिन वे दोनों लोग तो कह रहे होते हैं कि रिया जी की ड्रिंक की वजह से ही या पोषण की वजह से उसकी स्किल्स हैं ओवर कर आई हैं, इसीलिए वो उसको एक गॉड लाइक बंदा मान रहे होते हैं, उसकी काफ़ी अधिक प्राइस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी एम्बेरस हो रहा होता है कि वैसे इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं चाहिए। नेक्स्ट मोला आकर सारी सिचुएशन क्या हुई थी आज वह सबको मीना के लिए बताती है और वह काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट डे फिर से उसकी जो लीडर आती है तो उसको पोषण डेली डिलीवर करते हैं। इस तरह से लोग कुछ छोटे छोटे हर्ब लेने के लिए आए होते हैं, पोषण की जरूरत होती है। लेकिन तभी नोला को लगता है कुछ है आसपास में। जब वह झाड़ियों में अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पे एक स्क्वारल होती है तो उस पर काफी बार अटैक कर देती है, जिससे डरने के बाद वह आकर रिया जी के पीछे छुप जाती है। लेकिन रिया जी उस स्क्वारल को देखता है जो उसके सामने खड़ी होती है और उस पर अटैक करने के लिए भी बिल्कुल तैयार, जिससे उसे खतरा मान रही होती है दोनों लोगों को। अचानक से वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। लेकिन रिया जी उसकी हालत देखकर उसे चेक करता है, उसके बाद उसे कुछ पोषण देता है जिससे उसे पता चलता है उसने शायद कोई पॉइजनस नट खा लिया जिसकी वजह से उसे पॉइजन हो गया है। और उसके लिए उसके जो पोषण होता है वो काफी इफेक्टिव भी होता है, वो उस पोषण के खाने के बाद ही तुरंत रिकवर भी हो जाती है। लेकिन उसको वहीं पर स्लो हुए छोड़ जाते हैं। जब उसे होश आता है पता चलता है फिर दोनों लोग इसके पास से दूर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट जब देखते हैं तो खिड़की के पास वही उसको आई होती है और उन्हें कुछ नट्स देकर जाती है। ये नट्स को देखती है तो आकर उन दोनों लोगों को दे देती मीना। रिया जी पूछता कि नट्स कहाँ से आए तो बताती कि स्क्रिल देकर गई थी। वे कहता वो तो ये कल वाली होगी। लेकिन वे कहती है अगर ये स्क्रिल तुम्हें ये नट्स क्यों देकर गई, आखिर क्यों? तो नोला बताती है कि हमने कल या फिर कल तो मास्टर ने कल उसकी हेल्प की थी, उसकी भलाई बचाने में से साथ वह रिपीट कर रही होगी। मैं कहता कोई बात नहीं चलो ठीक है, लेकिन अभी डॉग फूड भी नहीं है तो नोला के लिए ठीक है, खाने के लिए भी है। लेकिन वह डेली के डेली काफ़ी सारे नट्स को दे जाती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते। लेकिन नीला उसको नहीं खा सकती इसीलिए काफ़ी बच भी जाते हैं। लेकिन मैं कहती है सच में कुछ नहीं कर सकती, वे स्प्रिट यानी घोस्ट है, वह खाना भी नहीं बना सकती ना खाना खा सकती। और यहाँ तक कि हमारे घर में तो इंग्रीडिएंट भी नहीं है खाना पकाने के लिए। रिया जी कहता है ठीक है माफ़ करना मैं जाता हूँ, और कुछ चीज़ों को ग्रोसरी शॉप से खरीदने के निकल जाता है। लेकिन जब जा रहे होते हैं उन्हें आवाज़ आती है जो कि रेन की शॉप से आ रही होती है, जिसके फादर होते हैं एक बंदे के साथ बहस कर रहे होते हैं कि वह कभी अपनी शॉप को उसको नहीं बेचने वाले हैं। लेकिन वह बंदा कहता है वो उसकी शॉप को खरीदना नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि एक शेफ के तौर पर वो उसके लिए काम करे और इसीलिए उस शॉप को वह बंद कर दे। लेकिन इनके फादर होते हैं वह कहते नहीं वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं, वो इसकी जो शॉप है वह कोई एक धंधा या फिर एक बिजनेस नहीं है, बल्कि भी इसके साथ में काफ़ी सारी उसकी फीलिंग भी जुड़ी हुई है। लेकिन वह बंदा कहता है लेकिन तुम इसके बारे में सोच लेना चाहिए, अभी कुछ बाद में यदि कुछ बुरा होता है तो उसके लिए मुझे दोस्त मत देना। यानी सीधा कहें तो वो उसको धमकी दे रहा होता है कि शायद वह बुरा भी कुछ कर सकता है। इस बंदे का नाम फर्नांडो होता है और वहाँ से चला जाता है। जब जा रहा होता है तो वो रिया जी से टकराता है, लेकिन वो उसको डिस्कस्टिंग आए बोलकर वहाँ से चला जाता है उसके लुक्स को देखकर ही। जिस बात से इतनी बेइज्जती करने मतलब सुनने के बाद रिया जी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है ये गधा कौन था जो कि इस तरह से भी मतलब में सुना कर चला गया। लोला काफ़ी गुस्से में होती है, उस पर बाइट करना चाहती है भी मतलब में। फिर अंदर जाकर बात करते हैं, रेन होती है वह कहती है मुझे माफ़ करना, हमारे जैसे या फिर तुम लोगों को हमारी ऐसी कन्वर्सेशन सुनने को मिली जिसमें हमें इतना ह्यूमिलेट होना पड़ रहा था। मैं पूछता कि फर्नांडो बंदा है कौन। रेन बताती है कि ये बंदा इसने एक न्यू रेस्टोरेंट खोला हमारे पास में जिसके बीच हमारी कंपटीशन चल रही है। वह चाहता है कि हम लोग अपना रेस्टोरेंट बंद कर दें और उसके लिए काम करें, और उसके यहाँ काफ़ी जो मीट वगैरह होती है वो काफ़ी टेस्टी भी मिलती है। लेकिन हमारे शॉप में इतनी अच्छा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी उसे बंद कराना चाहता है। लेकिन उसके वैसा नहीं करना चाहती है, शॉप को बंद नहीं करना चाहती है। रिया जी कहता है ऑल द बेस्ट, तुम अपना काम करते रहो जो तुम कर रही हो। उसी में काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन नोला कहती है उसको उसका फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन तभी वो उसको कुछ नट्स देता है और वह कहता है उनको तुम ट्राई करो तब तक, और अपने उसके बारे में कोई और प्लान करते हैं, तुम अपने शॉप को किससे चला सकती हो। नोला बताती है उसका फूड उसको सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चिंता मत कर तुम कर सकती हो। वह उसको हक कर लेती थैंक्स कहती हो। लेकिन नोला जो इनके फादर होते हैं वो नट्स को चेक करते हुए कहती है सुखोसी नट्स हैं जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक होते हैं जिसको कोई भी नहीं ढूंढ पाता है। लेकिन तुम लोगों को ये कैसे मिल गए इतने ज़्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो नोला बताती है स्क्रोल ने दिए थे। मैं कहता कि स्क्रोल ने दिए थे, उन्हें समझ नहीं आता है तो सारी सिचुएशन बताते हैं किस तरह से स्क्रोल ने उनको ही दिए थे। लेकिन आखिर ये तुम इतने ज़्यादा यूनिक क्यों बता रहे हो। रेजी पूछता है तो बताता है ये जो स्क्रेल्स होते हैं मतलब उसमें जो नट तुम्हें दिए हैं वे नट काफ़ी यूनिक होते हैं। इन नट्स के लिए लोग पूरे जंगल में छानबीन करते हैं, काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये इंग्रेडिएंट नहीं मिल पाते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूनिक इंग्रेडिएंट है। लेकिन एक बार किसी ने राजा को इंग्रेडिएंट दे दिया था जिनका शेफ था, उसने इसका एक सॉस बनाई थी जिसकी एकदम यूनिक टेस्ट था और जिसकी वजह से टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे। लेकिन
इसको जो सॉस थी उस शेफ ने भी खुद पी ली, जिसकी वजह से वह शेफ वही मारा गया, मतलब शेफ वही मारा गया। यानी कहे तो ये शेफ के लिए पॉइजनस था। मैं कहता ठीक है, मतलब ये थोड़ी पॉइजनस हो सकती है, तो इसको जो नट्स वगैरह हैं वो उसे मिले हैं, या फिर उसके पास ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं, तो ठीक है, इसके जो सॉस है वह भी वही बना देगा। इधर वे लोग दोबारा पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें स्क्रेल मिली थी, जिससे कि उसे दोबारा ढूंढ सके। लेकिन इस बार उनको उस स्क्रेल के बारे में कुछ भी और पता नहीं चल रहा होता है। कुछ भी नहीं मिलने के बाद नोला कहती है तो क्यों ना हमें अब यहाँ से चलना ही चाहिए। ये जी भी कहता है ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं, और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक पोशन की एक बोतल वहीं पर छोड़ जाते हैं। स्क्रेल सब दूर से देख रही होती है, उसको बिल्कुल नहीं ढूंढ पाई होते हैं। वापस आने के बाद वह बताता है नीना के लिए आखिर कितने ज़्यादा हार्ड था उन सारे स्क्रेल्स को ढूंढना, या फिर कम नट्स को ढूंढना, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। हम लोग उसमें फेल रहे, हमने तो इस स्क्रेल को भी नहीं ढूंढा। अचानक सुनिए गेट पर एक नॉक होती है। बाहर जाकर देखते हैं तो उनके पास एक पहाड़ होता है, वही सुक्सेसु नट्स का, जो कि यूनिक नट्स होते हैं। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं, आखिर ये क्या, इतनी सारी जो स्क्रेल होती है वो उसको ये सब गिफ्ट में देने आई होती है, और कह दी कि उनको यूज कर सकते हैं। इधर वे लोग अपने काम पर लग जाते हैं, उसे नट्स को साथ में काफ़ी इंग्रेडिएंट मिलाकर एक सॉस तैयार करते हैं, जिसकी स्मेल ही बनाते टाइम ही काफ़ी ओपी लग रही होती है। लेकिन बाद में उनको पता चलता है इसका टेस्ट है वह तो स्मेल से भी ओपी है, इसीलिए वे लोग उसे ट्राई करते हैं। इस नट जो सॉस है उसके लिए तो किंग भी खाने से मना नहीं करेंगे यदि एक बार उन्हें पता चल जाए तो। इधर दिखाया था रैबिट्स हट्स में, जहाँ पर कि चारों तरफ केवल इसी सॉस की स्मेल होती है। फर्नांडो आज जब गुजर रहा होता है तो वह कहता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, ये तो वही स्मेल है जो कि उसने किंग के यहाँ पर एक बार का सॉस टेस्ट की थी। आखिर कौन ये इतना ज़्यादा अच्छा खाना बना रहा है। स्पीड से जाकर देखता है तो उसे पता चलता है रैबिट हट्स, जो कि वही रेस्टोरेंट है जिससे उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री रहती है। भाई वे लोग उसके सामने ऐसी चीज़ बना रहे हैं क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शौकीन होता है। तो सबको देखने के बाद सीधा ही अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि रिया जी जो कि उसने इतनी बेइज्जती मारी थी वो उसके सामने खड़ा होता है, सारे कस्टमर का वेलकम कर रहा होता है। लेकिन वह बंदा पर खाना चाहता है, और वहाँ पर पहले से काफ़ी भीड़ लगी होती है, लाइन लगी होती है। इसलिए रिया जी कहता है तुम खाना चाहती हो, लोगों को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तो 5 टाइम पे करना होगा ऐसे कहीं के ब्लैक होल कहीं के। लेकिन वह बंदा कहता है ये मेरा नाम तो ठीक से लो, मेरा नाम फर्नांडो है। ये घर वापस चला जाता है और कुई में या फिर कहीं लाइन में लग जाता है। 1 घंटा वेट करने के बाद आखिरकार उसको एंट्री मिलती है और रेस्टोरेंट में बैठा होता है। फाफा लेना कर पूछता है क्या चाहिए, तो वह कहता कुछ भी दे दो, बस वह सॉस इसके साथ में हूँ वह दे दो। वह कहता ठीक है। उन्हें एक डिश सर्व की जाती है, जहाँ पर रिया जी खुद आकर वह सॉस सर्व करता है और कहता है ठंडा होने से पहले खा लीजिए, टेस्ट बेटर रहेगा। वह तो ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता है, वह तो उससे पहले ही खाना स्टार्ट करता है और कहता वाह क्या स्मेल है। जब वह खाना स्टार्ट करता है तो उसका जो फ्लेवर होता है उसके जीभ पे इस तरह से बोलता है कि वो एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। मैं कहता सच में ये बेस्ट है, और स्पीड से जल्दी जल्दी सब खाना खत्म कर देता है। फिर उसे पूछता है कि ये सॉस तुम्हें कहाँ से मिली, क्या तुम उसके बता सकते हो कि ये सॉस इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट तुम्हें कहाँ से मिली और किसने इसको बनाई थी। इस सॉस को पहला जो रॉयल शेफ था उसने बनाई थी, लेकिन वह खुद ही मर गया था। इसे पीने के बाद इसकी रेसिपी किसको मिलनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन वह कहता मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है किसी से बनवाई हो, या फिर हो सकता है कि ऑनर ने खुद बनाई हो, मुझे कुछ नहीं पता, ये एक सीक्रेट है। और सभी लोग अभी लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अभी जाना चाहिए। पे करने के बाद तुम बस रास्ता बंद कर रहे हो। उसे पे करने के बाद वहाँ से भागना पड़ता है, बिकॉज वह कुछ भी पता नहीं लगा पाया होता है। लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये किसने बनाया है, बिकॉज सौ बनोती बना नहीं सकता, नीना यानी दीना मैं भी ये बना नहीं सकती, तो मेरे ख्याल से रिया जी ये बना सकता है। एक न्यू बंदा है, वो उसे जाकर कहता है वो उसे 1 बिलियन बक्स देगा यदि वो उसको उसके बारे में या फिर कुछ कंटेनर में उसे रेसिपी दे दे तो, या फिर सॉस भी दे दे तो। लेकिन वो उसको मना कर देता है और कहता नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे कुछ नहीं बनने वाला। और हाँ वैसे हाँ उसने ये सॉस बनाई थी, लेकिन उसने केवल ये रेनट्स के लिए बनाई थी और किसी को नहीं। वह कहता है ठीक है, लेकिन वो ऑफर को बढ़ाने लगता है, फिर भी कोई फायदा नहीं। वह कहता है ऐसा कुछ हर चीज़ नहीं है, या फिर हर व्यक्ति भी नहीं है जो कि पैसों के लिए बिक जाए, खासतौर से बेहतर ऐसा नहीं। वह लास्ट चाल चलता है, वहीं पर अपने घुटनों को बढ़ाकर कहता है प्लीज वो उसको कुछ पीसीसी दे दे, जिससे कि वो अपनी शॉप को चला सके, उसी काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन वो उसको फिर मना कर देता है और कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता प्लीज यही बता दो आखिर तुम मटेरियल कहाँ से लाई, जंगल में तुम्हें कहाँ मिले, यही बता दो, मैं काफ़ी बिलियंस में तुम्हें बख्श दूंगा। वह कहता है उसको किसी दोस्त ने लाकर उसे घर पर दिए थे। वह दोस्त की पूछता है तो वह कहता है वह एक नट स्क्वाड थी, लेकिन वह इस पर बिलीव नहीं करता है। तो वहाँ पर आकर नोला उसको एक गिफ्ट लंच बॉक्स देती है, जिसमें कि भाई सॉस पड़ी होती है। वह बंदा उसको मना करना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा लग्जरियस लंच बॉक्स को देखकर, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर खरीदा ही नहीं जा सकता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अचानक से घर आता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है ब्लास्ट होने की, जो कि कोई और नहीं बल्कि नोला होती है, सब्जियों को काट रही होती है, जिससे कि वह किसी हड्डियों को काट रही हो। लेकिन उसको नीना थोड़ी शांत रहकर कम ताकत लगाने के लिए कहती है। तो वह कहती है अपनी फुल पावर वैसे भी नहीं यूज कर रही है, वह केवल 10% पावर यूज कर रही है। लेकिन वह उससे फिर भी स्लो होने के लिए कहती है। लेकिन एक अटैक के साथ में टेबल के इम्पैक्ट से उसकी स्वाड या नाइफ वहीं टूट जाता है, जिसको एक टुकड़ा जाकर सीधा नीना को लगने वाला होता है। लेकिन वह गोश्त इसीलिए वह ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वहाँ से पार हो जाता है। वह कहती है कि तुम इस तरह से कैसे कर रही हो, तुम्हें पता है इस तरह से तुम कट नहीं कर सकती, इस तरह से तुम और भी नाइफ वेस्ट करती रहोगी। लेकिन वह कहती है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वह कहती है तुम ऐसा करती रहेगी तो तुम्हें पता है रिया जी की तरह गुस्सा हुआ तुमसे। वह कहता है प्लीज उसको यानी मास्टर को कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वह मुझ पर मैड हो। लेकिन इस नाइफ को हम छुपा देते हैं, दूसरी नाइफ से काम चला लेना। वह कहती है लेकिन तुम्हें पता है ऐसी एक नाइफ जब मिसिंग हो जाएगा उसके बारे में क्या पता नहीं चलेगा किसी को। लेकिन फिर भी वो उसे बस
ये रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज बहन रिया जी को ये ना बताए। बहन नहीं चाहती कि मास्टर उस पर गुस्सा हो। रिया जी बाहर से सब सुन रहा होता और सोचता है क्या उसे जाना चाहिए, ठीक है, और वो अंदर सब चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो नोला कहती है कि मीना, यानी मीना उस पर गुस्सा हो रही है और ये कहकर उसके पीछे छुप जाती है। लेकिन मीना सब कुछ बताना चाहती है तो वह कहता है मुझे सब कुछ पता है, चिंता मत करो। लेकिन वह पूछती है नोला क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, तो वह कहता नहीं मैं तुम पे इस बात के लिए गुस्सा है, मैं ऐड कैसे हो सकता हूँ, ये छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन मैं इस बात से खुशी आती है। नीना कहती लेकिन फिर भी हमको तो फिर और न्यू नाइफ है लेकर आने होंगे। वह कहती है ठीक, कहता ठीक है मैं लेकर आऊंगा, लेकिन नोला को आग से कुकिंग मत कर देना, कुकिंग मत करने देना। लेकिन वैसे भी जो रिया जी है वही कुकिंग कर सकता है, वह स्पिरिचुअल है इसीलिए। लेकिन जब जा रहे होते हैं रास्ते में काफी सारी चीजों को देखकर अपनी नाइफ टूटा हुआ था उसके बारे में बोली जाती है, इसलिए वो लोग निकल जाते हैं शॉप की तरफ जहाँ से कि वे कुछ नाइफ्स खरीद सके अपनी सब्जियां वगैरह बनाने के लिए। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वह भी उसका पीछा कर रही होती है और वो लोग न्यू शॉप पर पहुंच जाते हैं तो न्यू न्यू के लिए होती है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो काफी सारी स्वार्ड्स वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं जो कि पूरी तरह से शॉप खाली होती है, कोई भी नहीं दिख रहा होता है। वो एक स्वार्ड को देखकर कहती है स्वार्ड को पकड़ेगी तो सच में कितना अच्छी वॉरियर लगेगी, लेकिन उस स्वार्ड को वह कुछ से किसी ज्यादा उठा ही नहीं पाती है। वह कुछ नाइफ को देखता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई है, नहीं मैं स्वार्ड मतलब ये नाइफ चोरी करके ले जाऊंगा, यदि पैसे लगे कोई नहीं आएगा। लेकिन वह चिल्लाकर कहता क्या कोई है, लेकिन कोई वहां से नहीं निकल के आता है। वो आसपास में ढूंढने लगते हैं, उन्हें कुछ छोटी सी आवाज सुनाई देती है, उस तरफ जाते हैं और तभी और जोर से चिल्लाता है क्या कोई है यहाँ पर। एक गर्ल निकल के आती है डेस्क के पीछे से और कहती है क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते, मैं थोड़ा सा काम करने की ट्राई कर रही हूँ। यानी कहें तो बहुत ज़्यादा ही डिजी फील कर रही होती है, वहीं फिर से सो जाती है। मैं कहता है क्या तुम सो रही हो, मैं कहती है अरे तुम शांत रहो मुझे काम करने दो। लेकिन जब वह जागती है और सामने तरफ देखती है तो उसके सामने रिया जी खड़ा होता है और वो उसको थोड़ा शौक से खुद देख रहा होता है आखिर वह कैसे सो रही है इसी टाइम पर भी। लेकिन मैं कुछ सोचने लगती है बंदा है ये इतनी ज़्यादा पोसेस फीमेल है, सच में एक मॉन्स्टर टाइप बंदा इतना कुछ अच्छा बना सकता है। वो उसको जो नाइफ खरीद देते हैं उसकी प्राइस बताती है, उसको खरीद लेता है। वो उसे बताती है कि वो डेली ओवर टाइम करने के लिए उसकी पोसेस का यूज करती है। रेड कैट के एक आर्मर जो कि गॉमलेट बनाने के लिए उसने दिया है जो सच में कितना ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए उसको अभी उस पर भी काम करना है। वह कहने लगता है और सच में वे लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। तो बताती है हाँ इस तरह का मेरा काफ़ी सारा वर्क है भी करने को पड़ा है। वह अपने बारे में बताता है, अपने शॉप के बारे में बताता है। फिर वो गॉमलेट को चेक करता है और कहता है तो सच में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। रेड कैट सच में सिटी को यहाँ पे कहे तो विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। इधर वहाँ से पीछे तरफ ले आती है जहाँ पर काफ़ी सारा बर्फ पड़ा होता है और बताती है सारे आर्मर से सभी रिपेयर उठे पड़े हैं। मैं पूछता है कि वो उसके लिए क्या यूज करती है, तो बताती है लेदर और आयरन का यूज करती है वह इन सबको रिपेयर करने के लिए। लेकिन मैंने कहा था ये गॉमलेट सच में काफ़ी हार्ड है रिपेयर करना, इसीलिए उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं उन्हें ये रिपेयर कराना है, उन्हें रिप्लेस नहीं कराना है, इसलिए उसके लिए थोड़ा हार्ड होने वाला है, लेकिन फिर भी वह करेगी काम उन लोगों के लिए। इसलिए यहाँ से एक और रिया जी का पोषण को ड्रिंक कर लेती है और बर्फ पर लग जाती है और फिर पूछती है कि कोई ऐसा पोषण नहीं बना सकते तुम जिससे कि मैं और भी ज़्यादा काम कर सकूँ और मेरे पास एनर्जी बनी रहे, जिससे कि मैं और भी अपने और काम को कर सकूं। लेकिन वह कहता नहीं ऐसा कुछ तो मैं नहीं कर सकता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचता है कि हाँ शायद मैं कुछ और बना सकता हूँ। इधर स्पीड से वहाँ से चला जाता है, दोनों नाइफ्स होते हैं वह मीना के लिए दे देता है, मीना को दे देता है, नोरा को भी छोड़ जाता है और अपने लैब में चला जाता है जहाँ पर ये कुछ पोषण मिक्स करने लगता है और अपना वर्क करने के बाद सीधा वहाँ से वापस आ जाता है उसी शॉप में जहाँ पर की गर्ल होती है पहले से ही ढेर हो चुकी होती है एडजस्टिंग की वजह से और उसने ओवर ड्रिंक कर लिया होता है, पोषण से पूरे से एडजस्टेड होती है। वो उसको जगाता है और जो गॉमलेट उसने सही करने लाया था उसको ठीक से लगता है, उसको क्रैक होता है, उस पर उसी पोषण को लगा देता है जिसकी वजह से वहाँ से अचानक से ही पूरी तरह चिपक जाता है वह गॉमलेट और वहाँ पर मार्क भी नहीं बचा होता है। वह सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चमत्कार लग रहा होता है, जिसमें कि वर्क भी और टाइम भी काफ़ी कम लगा होता है, इसीलिए वह काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है ये जिसकी वर्क से और ये केवल 1 सेकंड के अंदर ही उसने रिपेयर कर दिया होता है, इसीलिए और ज़्यादा ही काफ़ी यूनिक या फिर कहते हैं काफ़ी शॉकिंग भी होता है पोला के लिए। इसीलिए वह उसको पूरे और ज़्यादा ताकत लगा कर उसे छुड़ाने की ट्राई करती है जिससे कि वह छूट सके, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है पता चल सके। बिकॉज इस ग्लू की वजह से उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स मिसिंग थे वे सभी के सभी रिपेयर हो चुके होते हैं, बिल्कुल न्यू जैसा ही जो गॉमलेट होता है बन गया होता है। इसीलिए सोच दिया कि कितनी फास्ट वे इस काम कर सकेगी इस चीज़ से और इसको बार बार टूटने के काफ़ी कोई झाड़ नहीं है, टूट जाता है दोबारा भी जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। उनकी बात जब चली रही होती है पीछे से नोला होती है, वो उस ग्लू को उठा लेती है और उसके साथ में खेलने लगी होती है। लेकिन ये जी उससे बॉर्न करे उससे पहले मैजिकल होता है और वह उसकी उंगलियां वहीं पर चिपक जाती हैं, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उंगली को तो ग्लू को अपने नैप से काटने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपने मास्टर ये से हेल्प मांगती है। लेकिन पोला काफ़ी यदि हंस रही होती है उसके मजाक बनाते हुए, वो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और उससे काम करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले उसकी फिंगर भी उसके फिंगर के साथ में चिपक जाती है, इसीलिए वो उसको छुड़ाने की ट्राई करता है और इस तरह से हर काम करने के बाद भी नाकामयाब रहते हैं। पोला सच में काफ़ी ज़्यादा ही फन कर रही होती है उन दोनों को देखकर बैर, लेकिन काफ़ी यदि खुश होती है कि अब अपने मास्टर के साथ में हमेशा इस तरह से रह सकती है, इस सच में इतना बुरा भी नहीं होता है। पोला उसको बाय कहती है और कहती है कोई ज़रूरत हो तो उसे बता देना। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और जैसे घर आते हैं तो नीना जब देखती है तो कहती है ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़े हैं, मतलब कुछ तो
शायद सस्पिशियस है, लेकिन वो काफी अधिक खुश होती है कि अपने मास्टर के साथ में है। नीना पूछती आखिर क्या हुआ, तो बताता है रियजी बताता है उसका फिंगर चिपक गया है। तो वह कहती है क्या मतलब तुम दोनों साथ में रहने वाले हो, वॉशरूम बेड या फिर हर जगह तुम साथ में जाने वाले हो। वो उसकी बात को तुरंत रिपीट करता है, लेकिन उसको कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन इस वजह से नीना होती है काफी फ्लैट हो जाती है और वह कहती है कि सच में आखिर ये वह क्या सोच रही है। लेकिन वह रियजी पूछता है कि उसका मतलब क्या है, मतलब है कहना क्या चाहती है। लेकिन तभी नोला जरूर कहती है आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर आखिर डर्टी थॉट्स कहाँ से आते हैं, तुम सच में डर्टी माइंड वाली हो। लेकिन वह सच में रोने लगती है, कहती उसका ऐसा कुछ मतलब नहीं था। लेकिन रियजी भी कुछ टाइम बाद सोचता है और कहता हाँ ये बात सही है, नोला सही कह रही है। लेकिन वह मान लेती है आखिरकार कि हाँ सच में वह ठीक नहीं सोच रही थी। लेकिन अब उसको पोषणी बनाना होता है, इसलिए वहाँ से निकल जाता है अपनी लैब की तरफ। लेकिन नीना होती है वहाँ से बस चली जाती है और क्या ही कह सकते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है। इधर पर जब लैब में चले जाते हैं कुछ टाइम तक कुछ कमोशन करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ की आवाजें आती हैं और आखिरकार कुछ टाइम बीतने के बाद एक पोषण बना लेता है जिससे कि वो सुपर ग्लू को अलग कर सकता है। लेकिन जब वो उसको यूज करने के लिए तैयार होता है, नोला उस बात के लिए मना कर रही होती है, हाथ को हिला रही होती है और कहती नहीं वह नहीं चाहती कि मास्टर से अलग हो, इसीलिए वह उसको नहीं हटाने देगी। लेकिन वह फिर भी अपनी उस मैजिकल पोषण को यूज करता है जिससे कि सुपर ग्लू को हटा देता है। वह कहता है इस तरह से उन चीजों को मत छुओ जिनके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो, इस वजह से तुम काफी बड़ी परेशानी में भी पड़ सकती हो। लेकिन वह अभी भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर वह अपनी शॉप पर आ गया होता है अपने काम को वापस करने के लिए। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड एजिल का, जो कि अपने डीमन पैलेस में होता है, जहाँ पर कि मुझे मैजिक पोषण को पी रहा होता है जिसको रियजी ने बनाया होता है। जिसको ड्रिंक करने के बाद वह कहती है इसमें काफी डिलीशियस है, मुझे और भी चाहिए। लेकिन उसका जो बटलर कह सकते हैं होता है बिलो, वो उससे कहता नहीं लेकिन ये काफी हार्मफुल होगा, फिर भी उसे एक और बोतल दे देता है। उसको ड्रिंक करने के बाद ये और भी उससे मांग रहा होता है और पोषण उसको चाहिए, सच में काफी डिलीशियस है। लेकिन बिलो उससे कहता है कि नहीं सच में काफी यदि हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज एक मेडिसिन है जिसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होंगे, हमें इसके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन फिर भी एजल उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, इसीलिए वह कहता उसे और भी 2 कंटेनर चाहिए उसको ड्रिंक करने के लिए। लेकिन बिलो के पास नहीं होते और मना कर रहा होता है, इसलिए उसको वह 3 सालों के लिए जेल में डलवा देता है और सोचता है मुझे और भी पोषण चाहिए होंगे, जिसके लिए मुझे शायद खुद ही ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा, जहाँ पर कि मैं पोषण को इकट्ठा करके ला सकूं। और इसीलिए वह टेलीपोर्ट से मैजिक को यूज करने लगता है जिससे कि वह टेलीपोर्ट होकर जा सके। लेकिन उसमें उसकी 90% माना और मैजिक पावर खत्म हो जाती है। टेलीपोर्ट होकर आ जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में, जो कि रियजी की शॉप के सामने आया होता है, पूरी तरह से एग्जस्टेड होता है। जब बाहर की तरफ खड़ा होता है तो रियजी पूछता है क्या वह ठीक है, इसीलिए वो उसको अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही इसे अंदर की तरफ जाता है कहता है अंदर आने के बाद कि मुझे अभी जब एक बंद कंटेनर मैजिक पोषण चाहिए, मैं बहुत दूर से तुम्हारी शॉप पर आया हूँ। उसे थैंक्स कहता है, इतनी दूर से उसकी शॉप पर उसकी मैजिक पोषण को खरीदने के लिए उसे 120 ऑफर करने की मतलब प्राइस बताता है उस पोषण के बदले। लेकिन वह इस बात से कहता है कि सच में आखिर क्या वो उससे पे करने के लिए कह रहा है, उसे जानता नहीं है कि अब उसे मनी पे करने के लिए कह रहा है इस पोषण के लिए। लेकिन उसे भी नहीं पता होता आखिर ये बच्चा कौन है। लेकिन उसे सारी फीलिंग बताता है आकर कि वह एक डीमन वर्ल्ड का रूलर है। लेकिन उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही उसे रूलर कम एक बच्चा ज्यादा लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो उसे कहता नहीं, उसके लिए उसे तो पे करना होगा। लेकिन क्या उसके बारे में जानने के बाद भी उसे पे करने के लिए कह रहा है। उस तरफ देख रहा होता है, उसे डराने की ट्राई करता है। लेकिन रियजी होता है इतनी जल्दी अपने पैसों पर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर भी अपने ट्रिक्स को यूज करने लगता है और कहता है कि सच में मैं तुम्हें चलो ऑफर देता हूँ या फिर तुम्हें एक चांस देता हूँ जिससे कि तुम ऑफर कर सको अपने सारे के सारे पोषण को मुझे ड्रिंक करने के लिए, तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस है। लेकिन अभी भी उसको काफी अधिक ही इरिटेट होने लगा होता है और पे करने के लिए कहता है। वह कह रही है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर बेचने के लिए हूँ, यहाँ पर जो भी ग्राहक आते हैं मेरे लिए सारे ग्राहक बराबर होते हैं। वह कहता है लेकिन फिर भी तुम उसे पोषण पे करने के लिए कैसे कह सकते हो। मैं कहता कि तुम्हारे पास पैसे हैं, वह कहता नहीं मेरे पास में ह्यूमन मनी नहीं है। वह कहता ठीक है, ये कहकर पोषण रख लेता है। एजल कहता है कि पोषण में ऐसा क्या मिला था जिससे कि उनका स्वाद इतना अच्छा होता है, उसे वो ड्रिंक के लिए चाहिए। वह कहता नहीं, यदि पैसे नहीं दे सकता तो उसको पोषण नहीं मिलने वाला। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरा टाइम काफी बर्बाद कर लिया, तुम अभी के भी तुम ऐसे चले जाओ। लेकिन अब गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगा होता है और कहता है कि वह सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। वह कहते हैं तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं कभी भी ऐसी पोषण सब दोबारा नहीं बनाऊंगा, बंद कर दूंगा। और हाँ सच में उसको पहले से लत लग चुकी होती है, इसीलिए इस चीज के मान जाता है और कहता मुझे माफ करना, मैं नहीं सबका। लेकिन उसका सारा एटीट्यूड होता है अचानक से एकदम चेंज हो जाता है और उसको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि वह एजेल है और वह चाहता है कि वो उसको पोषण दे, यानी अब सिंसियरली मांग रहा होता है। लेकिन अभी भी फ्री मांग रहा होता है। लेकिन रियजी होता है उसके लिए पोषण देने से मना कर देता है और कहता है वह पोषण बेचकर अपनी शॉप को और अपने घर को चलाने की ट्राई करता है, तो इसीलिए कोई भी अपनी पावर और अपनी स्टेटस यूज करके उसके पोषण कैसे छीन सकता है। ये बात सुनकर वह कहता हाँ बात तो सही है, इसमें कुछ मोरल्स की बात है। लेकिन उसकी बात सुनकर रियजी भी शॉक ले जाता है कि सच में जीवन के अंदर भी कुछ मोरल्स हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर नोला आकर
उसे खाना खाने के लिए इनवाइट करने आई होती है। लेकिन एजल जब उसे देखता है तो एकदम खुश हो जाता है और कहता है सच में कितनी क्यूट, और पूछता है उसका नाम क्या है। तो नोला बताती है उसका नाम नोला है। वह कहता है सच में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नेम है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नेम है। वह कहता है उसके कान जो है और उसके फर और उसकी जो स्किन सच में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसको सच में काफ़ी ज़्यादा यार कहते सीधा प्यार हो गया है। एजल उसको इन्वाइट करता है कि उसकी वाइफ बनेगी, लेकिन वो उसको सीधा मना कर देती है और कहती है उसको रिया जी पसंद है। लेकिन वह सोच रहा होता है कि सच में एक ह्यूमन उसके बीच में या उसकी मैरिज के बीच में कैसे आकर खड़ा हो सकता है। लेकिन रिया जी कहता है वह उसके बीच में नहीं खड़ा हो रहा है, बल्कि उसको नोला पसंद नहीं करती है। वह उसे खाना खाने के लिए कहकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। रिया जी कहता है कि अभी तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। लेकिन एजल कहता है कि उसे पोषण चाहिए और नोला चाहिए, दोनों के बदले में अपना जो आधा वर्ल्ड उसने कॉन्कर किया है वह आधा वर्ल्ड उसको ट्रेड में या फिर ऑफर करता है। लेकिन रिया जी कहता है उस वर्ल्ड को तुम्हारे सब एंडरलिंग्स ने काफी मेहनत करके कॉन्कर कराया है, इसलिए तुम्हें उनको रिवार्ड देना चाहिए, और सच्ची में आधे वर्ल्ड को डिजर्व नहीं करता है। उसने कुछ भी नहीं किया उस आधा वर्ल्ड लेने के लिए, इसीलिए वह उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन वह कहता है फिर भी वह नोला के लिए पागल हो चुका होता है, इसलिए उससे कहता है कि वह ट्रेड करना चाहता है नोला के साथ में आधे वर्ल्ड को। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला है, नोला कोई ट्रेड करने के लिए चीज़ नहीं है, और वैसे ही वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। वह कहता है ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकता है। तो वह कहता है वैसे नोला को भी पोषण काफ़ी पसंद है। वह कहता है ठीक है, तो फिर अब उसको 2 पोषण चाहिए, कैसा रहेगा। लेकिन वह कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसको नहीं लेगा। लेकिन एजल होता है अपना पूरा आधा बल देने के लिए तैयार होता है, उसके ऑफर को मना होते देखकर वहाँ से भाग जाता है रोते हुए एक बच्ची की तरह। 3 दिन बीत गए होते हैं और जब वापस आता है तो उसके पास में एक पोटली होती है जिसमें कि उसे काफ़ी सारी चिल्लड़ होती है, जो कि समझ लो भीख में इससे मिली होती है, ऐसी होती है। वह कहता है उसे कहाँ से मिली, तो वह कहता है उसे बस लोगों को धमकाया कि मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ, मुझे जल्दी से पैसे दो। वह कहता है कैसे। लेकिन रिया जी को पता चल जाता है कि वह बस एक हेल्प के तौर पर लोगों ने दी होगी उसे, यानी कहे तो उसने कुछ डराया धमकाया नहीं, बल्कि लोगों ने उसकी हेल्प की। इसीलिए वह भी कहता है बिल्कुल उसने लोगों से मांगा, उसको थोड़ी हेल्प चाहिए उस पोषण खरीदने के लिए, इसीलिए लोगों ने उसकी हेल्प की, उसको काफ़ी सारे पैसे दिए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि उसने लोगों को धमकाया नहीं, बल्कि आराम से जाकर अपने पैसे हेल्प के तौर पर मांगी, और लोगों ने हेल्प उसकी इसलिए की बिकॉज वो काफ़ी पिटी है, एक बच्चे के तौर पर काफ़ी पिटी दिखता है, इसलिए लोगों ने उसकी हेल्प की। लेकिन इज्जत सोच रहा होता है कि उसने एक डिमन लॉर्ड की तरह लोगों को धमकाया और उसे डरा कर पैसे लिए हैं, उसके अंदर ये होता है। मैं कहते लेकिन तुम सच में काफ़ी पिटी हो, ये पैसा थोड़ा कम है, लेकिन फिर मैं तुमको एक पोषण दे दूंगा, मुझे काफ़ी पिटी फील हो रहा है तुम्हारे लिए। लेकिन वह कहता मुझे ऐसा कुछ पोषण नहीं चाहिए, या फिर कहे तुम्हारी कोई भी रहम नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे से खरीदना चाहता हूँ, और इस पोषण को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपने लिए, बिकॉज वह कम पैसों में या फिर कहे तो उसको वह थोड़ा रहम दिखाते हुए दे रहा होता है। लेकिन नोला वहाँ पर आती है तो उस पोषण लेकर जाकर नोला को ऑफर कर देता है। लेकिन नोला कहती है उसके पास में पोषण पहले से और एक ड्रिंक करने लगी होती है, बेचारा फिर से टूट जाता है कि ये क्या। लेकिन वह यानी रिया जी होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा पिटी फिर से फील कर रहा होता है, उसके लिए काफ़ी बुरा महसूस कर रहा होता है। लेकिन एजल कह रहा होता है कि वह इस पोषण को लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन नोला के लिए उसने एक्सेप्ट किया, नोला ने भी उसे मना कर दिया। ये रिया जी फिर से उसके रास्ते में आ रहा है, लेकिन रिया जी सच में और ज़्यादा उसके लिए थोड़ा बुरा फील कर रहा होता है, इसलिए उसको एक और पोषण देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एजल सोच रहा होता है कि वह उसका मजाक बना रहा है, इसीलिए उसको पोषण दे रहा है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन नोला देखता है कि नोला उसने पूरा पोषण खत्म कर लिया होता है, और वह कहती है रिया जी से कि एक और पोषण उसके लिए बनाने के लिए, लेकिन उसको कुछ अलग प्लान आता है। वह सोचने लगता है यदि वह खुद पोषण बनाना स्टार्ट कर देगा तो नोला तो उसकी ही होगी, इसीलिए वो थोड़ा टीसी खड़ा होकर कहता है कि प्लीज मुझे अपना अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। लेकिन रिया जी उसे मना कर देता है। वह कहता है यदि उसने एक डिमन लॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके अंडरलिंग सच में कितना बुरा महसूस करेंगे कि ह्यूमन का उनका मास्टर एक ह्यूमन का अप्रेंटिस है। लेकिन एजल भी सोच रहा था ऐसा कुछ होने वाला, इसीलिए हाफ वर्ल्ड उसको ऑफर कर देता है अपने अप्रेंटिस के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए, इन स्टूडेंट के तौर पर। लेकिन रिया जी फिर भी उसको मना कर देता है और कहता नहीं वो उस आधे वर्ल्ड के लिए उसने कुछ नहीं किया, इसीलिए उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी एजल होता है इतने हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अपनी कुछ चीज़ नोट्स करने लगता है। वह कहते हैं ये सारी चीज़ें भी जरूरी हैं उसको एक अप्रेंटिस तौर पर बनने के लिए और इस पोषण बनाना सीखने के लिए। इसीलिए वह कहता है तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे यहाँ पार्ट टाइम जॉब के तौर पर आ सकूँ काम करने के लिए, जिसमें कि 5 घंटे के लिए काम करने के लिए आऊँगा, जिसमें कि तुम्हारी बॉटल पॉलिश या छोटे मोटे जो भी तुम्हारे काम है उनमें हेल्प करूँगा। लेकिन रिया जी सोचता है ये बंदा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, इसीलिए उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वीकेंड्स पर आए, उस टाइम पर थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन याद रहे वह उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होएगा, इसलिए उसको थैंक्स भी कह देता है। लेकिन तभी वहाँ पर नीना आती है और वह सभी को खाने के लिए बुलाती है, रिया जी और नोला के लिए। लेकिन उसकी टोन काफ़ी रूड लग रही होती है उसको एक्टिंग के तौर पर, इसीलिए उसे कहता है कि वो उससे रूडली बात कैसे कर सकती है, तुम्हें पता है ना तुम्हें ठीक सी बात करनी चाहिए। लेकिन वो उसको खाने के लिए इनवाइट करके अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, और जिसकी वजह से तो उसको एकदम हार्ट अटैक आ जाता है कि ये घोस्ट है नहीं, जैसे रिया जी होता अपने बट पर लग जाता है, जिसमें कि जो भी अपने पोषण का काम होता है कर रहा होता है। लेकिन वह भी यानी कहीं तो एजल भी काम पे उसकी हेल्प भी आया होता है, डिलीवर कर रहा होता है पार्ट टाइम के तौर पर। इधर दिखाया था बिलो जो कि देख रहा होता है उसका जो डीमन लॉर्ड है वहाँ पर नहीं है, बस इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि उसके डीमन लॉर्ड थे उन्होंने किस तरह से पोषण मांगा था, लेकिन वो उसको नहीं देख पाया। लेकिन इधर बैतो एंजल तो अपने पार्ट टाइम जॉब में काफ़ी खुश होता है। इधर बिलो सोच रहा होता है कि शायद उसको उस टाइम उस पोषण और भी लागत दे देनी चाहिए, उसके लिए काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा होता है।
लेकिन वो काफी सारे मिसिंग पोस्टर भी लगाने लगता है जिससे कि वो अपने मास्टर के बारे में और पता कर सके। लेकिन पोला देखती है पोस्टर और कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, मुझे पता है कि ये कहाँ पर है। तो एजल मतलब ये की सॉफ्टवेयर से लेकर आ जाती है यहाँ पर कि विलो आकर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और वो एजल से कहता है कि आप इस तरह से बिना बताए वहाँ से क्यों चले आए थे। तो रिएजी कहता है अपनी गार्डियन से ठीक से बात करो, उसके बारे में सफाई दे कि वह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। लेकिन वह कहता है उसका कोई गाड़ी नहीं है। तो रिएजी उसे कहता है यदि तुम इससे ठीक से बात नहीं करोगे अपने गार्डियन से तो तुमको फायर कर दूंगा। इस वजह से वह डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। प्रूवेंटली कहता है कि मुझे ऐसा मत करना। लेकिन बिलो सोचता है कि सच में एक डीमन लॉर्ड को इस तरह से ओबे करने के लिए मना लिया, मतलब और भी ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड होगा। इसीलिए वह कहता है कि सच में तुम और भी पावरफुल डीमन लॉर्ड हो, मैं इसीलिए एजल को तुम्हारे ही पास में छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम उसकी पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी करके रखोगे और वह तुमसे बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन मैं सोच ही लगता आखिर एक मेडिसिन कोवर से कुछ क्षण के अंदर ही इस तरह से एक पावरफुल डीमन लॉर्ड कैसे बन गया। बिल उससे कहता है बाय और कहता है उसका ख्याल रखना। पूछने से बड़ा कुछ भरोसा करके उसे छोड़ चला जाता है। हम टाइम में सो जाता है और जब नेक्स्ट डे जागते हैं तो उन्होंने सोचा होता है कि एक पिकनिक के तौर पर जाएं। तो रियो जी सोच रहा था दोनों गर्ल्स को शायद अभी थोड़ा फ्री टाइम की भी जरूरत होगी, इसीलिए उसको साथ में लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी नीना बताती है जंगल में पास में एक लीक है जहाँ पर कि हम जा सकते हैं, जहाँ पर वह पहले भी अपने पेरेंट्स के साथ में जाया करती थी। इसी उस लीक के बारे में उसे थोड़ी बहुत यादें भी हैं। वह भी कहता है ठीक है यदि कुछ ऐसी जगह है तो हम चलते हैं। लेकिन वहाँ पर एजल आता है और कहता है मुझे मेरा वेट करने के लिए थैंक यू। लेकिन वहाँ पर वह ऐसे कॉन्स्टेंटली आ गया होता है या तो उसको इन्वाइट भी नहीं किया गया होता है। लेकिन रिए जी और जो गर्ल्स होती है उसके साथ में नहीं ले जाना चाहती, इसलिए भागकर चले जाते हैं। लेकिन वो उनका पीछा करते जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर जंगल में जा रहे होते हैं जहाँ पर कि काफी ज्यादा सुनसान माहौल होता है, कोई भी आसपास में नहीं होता है। नीना कहती है सच में ये कितना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वहाँ पर जिस नदी या फिर पॉन्ड की बात कर रहे थे वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर कि सब कुछ जो स्कैनरी होती है वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। सब जगह काफी खाली पड़ी होती है, केवल फ्लावर्स ट्रीज होते हैं। लेकिन ये जी कहता है इतनी ज्यादा शांत जगह उनकी वजह से थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन नीना कहती है सच में पहले काफी लिवली हुआ करती थी, यहाँ पर काफी सारे लोग थे, यहाँ पिकनिक के लिए आया करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ भी आया करती थी। लेकिन नोला बताती है यहाँ पर काफी सारे जंगली बीस्ट के या फिर जानवरों के साइंस भी है जो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन तभी एजल कहता चिंता ना करे, यदि कोई भी खतरा आता है तो उसको वह प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेक डीमन लॉर्ड काफी पावरफुल है। नोला भी कहती है हाँ बिल्कुल अपने मास्टर को वह पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। वह कहता है ठीक है काफी अच्छा है। इधर लोग बैठ जाते हैं पिकनिक के लिए, यहाँ पर उनके पास में कुछ टी होती है जिसको वह ड्रिंक करने लगते हैं। और वह बात करता है नीना से कि सच में तुमने काफी अच्छा स्पोर्ट चूज किया है हमारे लिए पिकनिक के लिए। वह कहती है कोई बात नहीं, मैं काफी खुश है यहाँ पर आने के बाद। और सोचने लगती है अपनी मदर के बारे में कि वह सच में कितनी खुश होती है उसको इस तरह से हैप्पीली देखकर। वह सच में काफी खुश है कि अब इन लोगों के साथ में और पिकनिक के लिए आई है। एजल कहता है कि सच में उसकी पहली पिकनिक है उन लोगों के साथ में, इसीलिए वह काफी ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा है। लेकिन तभी रिए जी कहता है कि यदि तुम चुप रहोगे तो थोड़ा ऑफेंड होता है कुछ कहता है। उससे पहले रिए जी फिर से कहता है मैं तुमको फिशिंग सिखाऊंगा। वह कहता है ये काफी अच्छा है, ठीक है। वह चुप रहने के लिए तैयार हो जाता है और वे फिशिंग के लिए इसे बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि बताता है तो कांटे देते हुए किस तरह से फिशिंग करनी है। जिसके पहले रूल होता है कि हमें ऐसे स्पॉट ढूंढना होगा जहाँ पर कि काफी सारी फिशेस हो, और उन्हें एक स्पॉट मिल जाता है जहाँ पर काफी अच्छी फिशेस होते हैं। लेकिन वे दोनों देखते हैं कि नीना और नोला दोनों लोग ही स्विम सूट पहनकर आ गई होती हैं। जो पूछती है अगर वे कैसी लग रही है, उसने थोड़ा वेट कम कर लिया है। लेकिन तभी ईचल होता है वह पर एकदम ढेर हो जाता है बिकॉज नोला को देखकर। नोला होती है पानी के अंदर चली जाती है और नीना के लिए इनवाइट करती है, उनको ऊपर पानी भी स्लिप करती है जो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रियन से पूछता है एजल से क्या हम चलें, लेकिन एजल तो अपने किसी अलग ही मूड में लग रहा होता है बिकॉज उसकी क्रश होती है। नोला वह स्विम सूट में होती है, इसलिए तो उसकी नोट से ही ब्लीडिंग होने लगी होती है, उसका मूड अलग होता है। रियन सोचने लगता है कि चलो ठीक है तो फिर अकेले ये सारे काम को देख लेगा, उसकी सीक्रेट टेक्निक है उससे, या फिर कहते सीक्रेट फिश फूड है उससे। जैसे वह सी फूड को या फिर फूड को कांटे में लगाता है और कांटा अंदर डालता है तो काफी सारी मछलियां होती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी होती हैं, जिसके फिशिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प होने लगती है। लेकिन कुछ टाइम अचानक सारी मछली भाग जाती हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ी फिश आ जाती है, उसके कांटे को पकड़ लेती है जो कि काफी बड़ी होती है और उसको खींचने में भी काफी दिक्कत होने लगी होती है। इसलिए दोनों गर्ल्स होती है नीना और नोला दोनों इसको चीरअप करने लगती है, उसकी हेल्प करने लगती हैं। और ये जी होता है वह भी इतनी जल्दी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए खींचने लगता है। लेकिन वह फिश होती है वो उसको ही अंदर पानी के अंदर ही खींचने वाली होती है। अगर कारफुल पावर के साथ में वो उसको खींच लेता है, जिसकी वजह से नीना और नोला भी दोनों गिरती हैं। वह फिश होती है वह भी सीधे आ जाती है और इजल के ऊपर गिरती है आकर। लेकिन वह गिरने से पहले ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एक पानी बॉल बदलने के बाद एक गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह कहती सच में वह कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उसने सोचा कुछ खाना मिल गया लेकिन वह इस तरह से किसी द्वारा फिस्ट कर ली गई। लेकिन उसे देखकर नीना और नोला दोनों पहुंचती है आखिर ये गर्ल कहाँ से आ गई अचानक से ही। इसके बारे में रिया जी भी काफी शॉक्ड होता है, आखिर ये मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। उसे नहीं पता वह बस फिश को फिस्ट करने की ट्राई कर रहा था। लेकिन वह कहती क्या तुम तुम लोगों ने मुझे फिस्ट किया है। लेकिन वह कहता मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमको फिस्ट करने की ट्राई नहीं कर रहा था, मैं कुछ फिशेस पकड़ रहा था। लेकिन क्या तुम वैसे उसके ऊपर से हट सकती हो बिकॉज बंदा बेचारा तुम्हारे गिरने की वजह से पास आउट हो चुका है। जैसी वह उसे उठती है और माफी मांगती है। एजल कहता है
मैं यहाँ पर जीने की कोई भी लायक नहीं है। उसने मेरे ऊपर या मुझे क्रश करने की ट्राई की है, लेकिन वह रिये जी के पीछे छुपती है, उससे माफी मांगती है और कहती है वह एक स्पॉन्ज की फिश स्पिरिट है। लेकिन वह यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं कहने लगता हाँ उसको भी नहीं पता कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी नोला कहती है अरे उसको छोड़ो, उसके कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, तो हमारे साथ में आओ। लेकिन ये बात सुनकर तो बेचारा खुद ही शॉक रहता है कि आखिर उसकी क्रश ने उसको इस तरह से स्क्रॉल कर दिया होता है। वो उसको इनवाइट करती है, नीना उसको इनवाइट करती है खाना खाने के लिए और कहती है हमारे साथ में तुम थोड़ा लंच कर लो। लेकिन वह लंच के लिए मना करती है। उसे लगता है कि ये लोग अपने अच्छे से दोस्तों के साथ लंच कर रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा एक्वर्ड हो जाएगा। लेकिन वह कहता है रिये जी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में लंच कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वह पीछे हटती कहती है तुम ह्यूमंस हो, है ना, मुझे पता है तुम लोग लंच के नाम से मुझे कुछ और भी करवाना चाहते हो, फिर बदले में कुछ चाहते हो, इसीलिए। लेकिन नीना के नोला आकर कहती है तुम चिंता मत करो, इसको तुम एक बार ट्राई करो। नीना और रिये जी दोनों लोग ऐसे नहीं है जिससे कि तुम्हारा कुछ बुरा चाहें। मैं जब उसको ट्राई करती हूँ उसे काफी पसंद आया होता है। नीना और नोला दोनों ही कहती हैं आप तो तुम्हारे साथ में आकर लंच कर सकते हो, मेरे काफी अच्छा रहेगा। रिये जी उसको ठीक और इन्वाइट करता है। वह भी काफी हैप्पी होती है उनके लंच करने के लिए। इतने सभी लोग होते हैं लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। सारा लंच होता है, खत्म हो गया होता है। खाना खाने के बाद बेबी को पता चलता है रिये जी ने एक फिश ईटिंग या फिर फिश को पकड़ने के लिए कुछ चीजें बनाई जिसकी वजह से व्यापार पकड़ी गई। या फिर रिये जी को भी इस बात का भरोसा नहीं होता है कि जिस चीज को उसने बनाया है उससे कोई स्पिरिट को भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन नीना बताती है आखिर कोई भी स्पिरिट यहाँ पर कैसे हो सकती है, और वैसे तो स्पिरिट होने के बाद भी खाना सब कुछ खा रही हो, लेकिन वह भी एक स्पिरिट है और फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। रिये जी भी पूछता है बिल्कुल इस बात से वह भी श्योर नहीं है, और वैसे ये पॉन्ड में रहती है तो क्या वह फिश को नहीं खा खाती है। वह कहती है वह अपने साथी को नहीं खाती, और वैसे भी वह यहाँ पर जो लोग पहले आया करते थे, जो भी ओपनिंग छोड़कर जाया करते थे, उनको ही खाया करती थी। लेकिन वे इतनी ज्यादा पिटी स्पिरिट भी नहीं थी, या फिर कहे तो लोगों को उस पर भरोसा उठता रहा। वह सच में एक यूजलेस स्पिरिट है। वह कुछ ज्यादा नहीं करती थी, या फिर लोग जो ओपन कर दिया करते थे वो उसको ही खाती थी, उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाती थी। इसीलिए सब लोग उसका मजाक बनाते थे, और तुम लोग भी अब उसका मजाक बनाएंगे इस बात के लिए। यहाँ पर काफी सारे जंगली जानवर, खतरनाक जानवर बढ़ने के लिए ऐसे लोग यहाँ आना बंद हो गया, और अब तो बिल्कुल यूजलेस तौर पर यहाँ पर ऐसे ही पड़ी है। लेकिन वे लोग उसको थोड़ा सहारा देते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। नोला कहती चिंता मत करो, हम लोग बिल्कुल ये तो मजाक नहीं बनाने वाले हैं। अचानक से उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और एक वाटर बॉडी में बदल जाती है। वह कहती है उसे पानी के अंदर लेकर जाए, इसीलिए जाकर रिये जी उसको पानी में फेंक देता है। वह कहती है कि उसकी बॉडी जब से गर्म हो जाती है तुरंत ही पानी बदल जाती है, इसीलिए उसको पानी के अंदर रहना होता है ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। उसका टेम्परेचर बढ़ती भी ऐसी हो जाती है। वह कहता है तो कोई बात नहीं, बस तुम अंदर हो तो क्यों ना तुम्हें थोड़ी बहुत फिशेस पकड़ने में हमारी हेल्प करनी चाहिए। वह कहने लगती है लेकिन वैसा कुछ करने में अच्छी नहीं है, बस तुम्हारा जो पिकनिक का मजा है वह भी किरकिरा हो जाएगा। वह कहने लगता है चिंता मत करो, हमारे सारे तुम फिश पकड़ सकती हो, जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से तुम्हें फिशिंग कर सकती हो। ये कहकर वह सभी लोगों को एक एक फिशिंग रॉड दे देता है और कहता है हम लोग अब साथ में कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, और बीबी को भी वो बता देता है किस तरह से फिशिंग करनी है। लेकिन वह सच में काफी ज्यादा ये अंदर से डिसअपॉइंटेड होती है हर काम करने के लिए ही। लेकिन ये जी बताता है किस तरह से उसे फिशेस पकड़नी है, उसे डिसअपॉइंट ना हो। सभी लोगों से कहता है कंपटीशन होने वाला है सब लोगों के बीच में जिनके पास में फिशिंग रॉड्स हैं, और रिये जी के साथ में या फिर बीबी रिये जी के साथ में कंपटीशन करने वाला होता है एक साथ में पार्टी मिलकर। और तो फिशिंग रॉड में यूज करते होती है, अचानक से उसकी फिशिंग रॉड में एक फिश फंस जाती है। इसीलिए पूछती है रिये जी से आकर उसे क्या करना चाहिए, मतलब ये वो क्या रहा है, उसे अब हेल्प चाहिए। तो वह कहने लगता है उसकी एक फ्रेंड है जो कि उसमें आकर फंस चुकी है, इसीलिए उसको ऊपर तरफ खींचनी चाहिए। लेकिन वह बताती है उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वह अकेली है। वो उसको कहता है कि डिसअपॉइंट ना हो, उसमें एक फिश मतलब फंस चुकी है, इसीलिए उसको खींचना चाहिए, इसे कर उसे हेल्प करने लगता है। जैसे वे लोग मिलकर उस फिश को ऊपर तरफ खींचती है तो फिश बाहर आ जाती है, जिसको काफी हैप्पीली देखती है और हंसने लगती है दोनों लोग। लेकिन जब साइड में चेक करते हैं तो नीना और नोना दोनों लोग जो फिशेस पकड़ रहे होती हैं उनकी क्वांटिटी में काफी ज्यादा होती है। लेकिन इधर एचएल बेब्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होता है और वह हाथों से फिशेस पकड़ रहा होता है, और वह कहता है कि नोला को वह इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर पे देखते हैं कि ठीक है अभी हम लोगों को शायद और भी काफी सारी जल्दी जल्दी फिशेस पकड़नी होंगी जिससे कि हम हार ना सके। लेकिन वह कहती है हम लोग तो इस तरह से हार ही जाएंगे, उनके पास काफी सारी फिशेस हैं और हम लोग अभी एक ही पकड़ पाए हैं, हम लोग हार जाएंगे। लेकिन वह कहता है इस तरह से डिसअपॉइंट मत हो, हम लोग कुछ कर लेंगे और हम आसानी से जीत भी जाएंगे, चिंता मत करो, हम ना बेस्ट देते हैं। और उसकी बात सुनती है और वह भी उसके साथ फिशेस पकड़ती है। कुछ टाइम बाद उन लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर फिशेस पकड़ ली होती हैं, जिसमें कि एजल की 20 करोड़ फिशेस होती हैं और नीना और नोला ने मिलकर 26 फिशेस पकड़ी होती है, और रिये जी और बीबी ने मिलकर 23 फिशेस पकड़ी होती हैं जो कि लास्ट पे होती है, और नीना सबसे फर्स्ट नंबर पे होती है। वह कहने लगता है ये फिशेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, यदि हम रेड हेड और जो सॉसरी शॉपर बेच देंगे फिर उसके बाद भी काफ़ी बच जाएंगे, इसीलिए हम कुछ बीबी को भी छोड़ देंगे। लेकिन बीबी इस बात से भी डिसअपॉइंटेड होती है और कहती है कि वह इस तरह से उनको किस फ्री में कोई चीज़ कैसे दे सकते हैं, ये सच में
बदले में जरूर कुछ लेंगे। ह्यूमंस हमेशा से ही उससे कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं, जैसे कि रेन करवाना या फिर कुछ ऐसे काम जो कि कोई भी नहीं कर सकता। वह एक स्पिरिट है ना कि वह कोई गॉड है जिससे ऐसे सारे काम ही कर सकती है। लेकिन रिया जी कहता है वे चिंता ना करे, हम लोग तुमसे कोई बदले में कुछ काम नहीं करवाने वाले हैं, हम तुम्हें बस दे रहे हैं, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, हमें उसके बदले में कोई नहीं चाहिए। हम बस एक फ्रेंड के तौर पर तुम्हें एक्सेप्ट मतलब गिफ्ट दे रहे हैं जिसमें एक्सेप्ट करना चाहिए एक फ्रेंड के तौर पर। यहाँ पर नोला भी आती है और कहती है हाँ बिल्कुल हम लोग एक फ्रेंड्स है जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। नीना भी आकर सीन कहती है हम लोग फ्रेंड्स के तौर पर तुम भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर क्या बचा होता है एजल, जो कि आकर कहता है हाँ वो उसको एक फ्रेंड के तौर पर नहीं बल्कि वह एक मौका देना चाहता है जिससे उसके बारे में उसकी जो राय है वो थोड़ी बदल सके, इसीलिए वह भी उसको फ्रेंड बनने के लिए कहता है। और वैसे ये सब नोला को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है। इधर सब कुछ खत्म होने के बाद और वे लोग बैठकर बात करने लगे होते हैं। जाफर की बीवी बताती है कि तुम लोग के जाने के बाद तुम लोग शायद उससे मिलने के लिए अब दोबारा कभी नहीं आ पाओगे। यह सुनकर वह कहता है, ये जी कहता है ठीक है तो क्यों ना तुम्हें मैं पार्ट टाइम जॉब दे दूं जिससे कि तुम जब चाहो तब याद आने पर हमसे मिलने आ सकती हो। मैं कहती पार्ट टाइम जॉब नहीं, सच में बेकार है, वे जब चाहे तब पार्ट टाइम तो बदलते रहते हैं, मुझे फुल टाइम चाहिए। लेकिन पूर्ण से अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो सकती है। मैं कहता हाँ इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तभी अपने पास से एक जेल निकालता है और कहता है ये कूलिंग जेल है जिसको तुम यूज करके साथ पूरे दिन तक अपनी पूरी फॉर्म को मेंटेन कर सकती है, जिस तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है वह लो रहेगा, हाई नहीं होगा, जिससे तो अपनी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करके रखोगी। और तुम पार्ट टाइम जॉब से स्टार्ट कर सकती हो मेरी शॉप में। जब तुम्हारी याद आए, तुम्हें याद आए हमारी, आपसे मिलना चाहती हो तो पार्ट टाइम के तौर पर काम करने मेरी मेडिसिन शॉप पर आ सकती हो, यहाँ पर साथ लोग रह सकते हैं। नोरा भी कहती है बिल्कुल तुम यहाँ पर आ सकती हो काम करने के लिए, हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम साथ में रहेंगे। मैं कहती कि सच में? मैं कहते हैं हाँ बिल्कुल। मैं काफी खुश होती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। रिया जी कहता है तुम जब चाहो तब आ जाना, चिंता मत करना, हम लोग साथ में ही रहेंगे और हम लोग मिल पाएंगे और हम लोग साथ में टाइम स्पेंड भी करने वाले हैं। वह काफी ज्यादा खुश होती है, उसके फ्रेंड्स सच में कितने अच्छे हैं और उसको अपने साथ में रिक्रूट करने के लिए भी कितने ज्यादा हेल्प कर रहे हैं उसकी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वह आई होती है रिया जी के शॉप पर, जाफर की मिलती है और पार्ट टाइम जॉब करने वाली होती है। लेकिन तभी रिया जी कहता है ये तुम्हारी जूनियर है इसीलिए एजल तुम इसकी हेल्प करने वाले हो काम वर्क करने में। लेकिन मैं डर जाती है, डीमन लॉर्ड है, पता नहीं क्या काम देगा। वह कहने लगता है अपना बैठ देने वाला है बिकॉज उसको नोला को इम्प्रेस करना होगा, इस वजह से कि वह अपने जूनियर से कितना अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन तभी वह कहती फिर भी पता नहीं क्या वर्क देने वाला है। वह नोला के बारे में थोड़ी फैमिली तौर पर या फिर फॉर्मली तौर पर बात करती है तो वह कहता है आखिर तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो नोला के बारे में। तो वह कहती है तो हम फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग शायद हम लोग फ्रेंड्स हैं ना। लेकिन ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता, सोचने लगता अरे हाँ नोला तो बीवी के साथ में ज़्यादा फेमिलियर है उसके बजाय, इसीलिए वो थोड़े अपने रूटीन को चेंज करता है, अपने बिहेवियर चेंज करते हुए कहते हैं उसे कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो वह हेल्प करने के लिए तैयार है। वह नोला के पीछे अभी बड़ा होता है, अपना बैठ दे रहा होता है। रिया जी सच में काफी खुश होता है कि इस तरह से गिव अप नहीं कर रहा है। इधर दिखाया था रिन नाम का एक बंदा जो कि एक बटलर होता है सिटी लॉर्ड का, वह आया होता है इन्वाइट करने के लिए। बताता है हमारी जो लेडी है फियांसे है उन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया है पैसे पैलेस में, जहाँ पर कि रिया जी होता है चला गया होता है साथ में लेडी से मिलने के लिए। और लेडी फिन से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसको यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है, क्यों बुलाया है। तो बताते हैं कि वह उससे कुछ हेल्प चाहती है या फिर एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं जिससे कि उसकी त्वचा थोड़ी सॉफ्ट आए और थोड़ी यंग दिखे। वह क्या लगता है लेकिन वह ऐसा करने के लिए कितना टाइम देना चाहती हैं। तो बताते हैं उसके लिए 5 दिन दे रही हैं, 5 दिन को दोपहर के टाइम उसको होम इवेंट लाकर देना होगा बनाकर। वह कहती है टाइम जिसमें काफ़ी कम है, वह इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वह कहती है लेकिन वह सच में चाहती है उसकी हेल्प, मतलब उसकी हेल्प चाहती है इस बात में बिल्कुल। वह नहीं चाहती है कि जो पार्टी 5 दिन बाद होने वाली है उसमें सारे और अदर लोड्स हैं या और लोग हैं उसके बारे में ओल्ड लेडी के तौर या फिर इस तरह से उसके रूमर्स फैलाएं। वह क्या लगता है लेकिन आप सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, उसमें रूमर्स की बात क्या ही है। वह क्या लगती है हाँ बिल्कुल तुम इस तरह से देखते हो लेकिन और लोग ऐसा नहीं है, लोग उसके बारे में रूमर्स फैलाते हैं कि उसकी एज ज़्यादा है या फिर वह ज़्यादा ओल्ड लगती है। वह कहता है हाँ सच में बात तो ठीक है। सोचने लगता है अपने पास्ट लाइफ में भी ऐसा कुछ होता रहता था, लोग रूमर्स फैलाते थे, इस वजह से वह सच में काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई हैं। लेकिन वह कहती है उसके लिए भी ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। लेकिन वह कहता है फिर ही उसको पे चाहिए, उसे ज़्यादा डबल पे नहीं चाहिए। वह कहते हैं ठीक है तो तुम इसके लिए तैयार हो बनाने के लिए है ना। मैं कहता हाँ बिल्कुल मैं अपना बैग दूंगा, लेकिन मैं अपनी आपकी यूथ को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना ट्राई करूंगा कि आपकी स्किन वगैरह है वो थोड़ी स्मूथ रहे। मैं काफ़ी खुश होती है और कहती थैंक यू और तुम इस ओम इवेंट को जल्द से जल्द तैयार करना। वे वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आने के बाद सारे इंग्रेडिएंट जो भी चाहिए होते हैं फल फ्रूट्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें उन सभी को मिलाने के बाद 5 दिन की मेहनत के बाद एक ओम इवेंट या फिर एक क्रीम टाइप बना लेता है, जिस क्रीम को लेकर पहुँच जाता है लेडी फिन्स के पास में और उसे ऑफर करता है। तो उसे कहता है इसको आप यूज़ कर सकती हैं, इससे कि आपकी त्वचा है काफ़ी यदि सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें काफ़ी सारा चार्म भी बढ़ जाएगा, जिसको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। वह कहती है लेकिन उसे भरोसा नहीं है इतनी जल्दी बनी हुई जो क्रीम है उससे कुछ वर्क होगा। लेकिन वह कहता है यदि वर्क नहीं करती है तो मुझे आपको पे करने की जरूरत नहीं है। वह उससे कहता है कि अपने हाथ के बैक साइड पर उसे लगाने की जैसे वो ट्राई करती है तो पूरी तरह से उसके हाथ में ब्लॉन्ड हो जाती है या फिर बिल्कुल घुल जाती है, उसे पता भी नहीं चलती यहाँ पर कुछ लगाया भी था। वह कहती है सच में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वह चेहरे पर लगाने से अभी भी थोड़ी झिझक रही होती है। तो वह कहता है
यदि आप चेहरे पर लगाना चाहे तो लगा सकती हैं, बिकॉज आपको पार्टी में खूबसूरत दिखना है, ना कि मुझे। यदि आप नहीं लगाना चाहती हैं तो नहीं भी छोड़ सकती हैं इसको। लेकिन वो उसकी स्पीच सुनने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ, उसे सच में करना ही होगा। जब चेहरे पर लगाती हैं तो उनको काफ़ी अच्छा चार्म चेहरे पर दिखने को मिल रहा होता है उस क्रीम की वजह से, और काफ़ी खुश होती हैं। इतनी अच्छी अचीवमेंट की वजह से दरिया जी को भी उस पार्टी में ही इनवाइट कर लिया गया होता है। इसलिए सभी गर्ल से आकर कहता है कि हम लोग पार्टी में चाह रहे हैं। नीना कहती है सच में वैसे कभी भी अपनी पार्टी में या फिर पेरेंट्स के साथ में इस पार्टी में नहीं जा पाई थी, बिकॉज हमेशा ही बीमार रहा करती थी। लेकिन इधर ये जी कह रहा होता है चिंता मत करो, हम लोग साथ में जाने वाले एक फैमिली के तौर। दोनों गर्ल्स होती है तैयार हो जाती हैं और कहती है रिया जी क्या तुम तैयार हो गए? तो जाकर देखती हैं, जैसे रूम का दरवाजा खोलती है तो पता चलता है रिया जी वह हाफ अनड्रेस्ड खड़ा होता है। इसीलिए नीना काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगी होती है, नीना की काफी ज्यादा एज है और नोला है वो थोड़ी बच्ची ही है। ये जब तैयार हो जाता है और सच में उसकी जो ड्रेस होती है इस बार एक नोबल पार्टी के लिए उसे मतलब नोबल पार्टी के हिसाब से बनवाई गई होती है। दोनों गर्ल्स कहती हैं कि सच में काफी अच्छा लग रहा है इस ड्रेस में। लेकिन तभी वहाँ पर एजल आ जाता है जो कि हम सो कर ही उठकर आया होता है। वह कहता है ठीक है मैं भी एक्साइटेड है, लेकिन अभी दोनों गर्ल्स को बाय करके चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है अब तुम तैयार नहीं तो बाद में आ जाना। एजल होता है पर रुक जाता है अकेला ही। एक डॉल उसने नोला की टाइप बना ली होती है, उसके साथ ही हमेशा रहा करता है। जब वो पार्टी पहुंचते हैं जाकर पार्टी का सीन होता है काफी ज्यादा ही अच्छा दिख रहा होता है, काफी सारे बड़े बड़े लोग आए होते हैं। लेकिन नोला अपने खाने पर डट जाती है, उसे खाने से मतलब एक बच्ची है इसीलिए। लेकिन तभी वो कहता है तुम्हें थोड़ा बिहेव करके आराम से खाना चाहिए एक बड़ी पार्टी के तौर पर। लेकिन वहाँ पर एक गर्ल आती है और वो उसको बताती है कि उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना है और बाकी जो सिटी लॉर्ड होती है उनकी डॉटर होती है, उससे काफी हैप्पीली बात कर रही होती है। लेकिन सिटी लॉर्ड आकर उससे बात करते हैं और कहते हैं ये सच में काफी अच्छा है ना, तुम्हारी तरफ तो मतलब तुम्हारी यंग एज में तुम्हारी यंग एज काफी सारी गर्ल्स यहाँ पे सारी गर्ल्स है वो तुम्हारी तरफ ही देख रही हैं, इसीलिए तुमको आज अच्छे से इस पार्टी में एंजॉय करना चाहिए। बेबी देखकर शॉक्ड हो जाता है कि हाँ बात तो सही है, सारी गर्ल्स हैं वो उसकी तरफ ही देख रही है जो उसके थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा होता है। लेकिन सारी गर्ल्स आ जाती हैं और लेडी फीस की हेल्प से उसको इंट्रोडक्शन देने लगी होती है। अब इंट्रोडक्शन देने के लिए कह रही होती हैं, सारी गर्ल्स उसके ऐसे घेर लेती हैं तो वह गर्ल भी काफी डिसअपॉइंट होती है और दोनों नीना और नोला भी काफी शॉक्ड होती हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इधर दिखाया था डॉग और गर्ल होते हैं, वो दोनों लोग भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। भाई ये लोग सिग्मा मेल वास्तव में इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सामने, उन्हें केवल ड्रिंक से मतलब। उनके सामने उनकी लीडर भी आई होती है तो वह काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है, उसे भी लगता है कि हाँ वह तो शायद फर्स्ट साइड लबे पर क्या है। लेकिन फिर भी कहता है चल अभी तो पहले ड्रिंक पर ध्यान देना चाहिए और एक ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। इधर सिटी लॉर्ड अनाउंसमेंट करते हैं और वहाँ पर एक बंदा आता है एक परफॉर्मेंस के लिए जो कि कुछ हैप्पीली इशारा करता है रिया जी के लिए। इधर लेकिन एजल होता है जो कि अब लेट हो चुका होता है, इसलिए उसको अंदर पैलेस में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर उसका बटलर आ जाता है जो कि हेल्प करता है और कहता है हम लोग यहीं पर साथ में पार्टी करने वाले हैं, लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए हम लोग साथ में है ना। लेकिन तभी रिया जी होता है और उसके साथ में नीना और डोला दोनों गर्ल्स होती हैं, उसको साथ में ले आने लगती हैं डांस करने के लिए। लेकिन वह कहता है उसे डांस नहीं आता, लेकिन फिर भी वह काफ़ी हैप्पी होता है इस लाइफ में। दोनों गर्ल्स यदि वे हैप्पी उसके साथ में डांस करने में तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एंजॉय करने लगते हैं। इसी साथ में ये पार्टी पर एंड होता है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए हमें सपोर्ट करने के लिए। 70